बात है कि आप इरेशनल बिलीव्स में इरेशनल बिलीव्स को चैलेंज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आप सीबीटी की जो टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसके अंदर स्किल्स डेवलप हों या स्किल्स आप वो मज़ीद सीखें। उसके लिए आप कॉग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग टेक्निक्स है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ है या इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस टेक्निक्स है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो माइंडफुलनेस है ये एक बहुत डीपली कंसेप्ट है, इस पे भी इंशाल्लाह सेमिनार वर्कशॉप रखे जाएगा। ये छोटी मोटी माइंडफुलनेस नहीं है। जिसको माइंडफुलनेस आ गई है ना, उसको दुनिया में बहुत आसानी से जीना आ गया। वो दुनिया के दुख दर्द तकलीफ़ों और परेशानियों और आजमाइशों से वो आज़ाद हो जाता है, जिसको माइंडफुलनेस आ गई है। और ये जुल्किफ़ल जो थे पैगंबर, जिसे कहते हैं गौतम बुद्ध, और हज़रत डॉक्टर इसरारुल हक हकीकी ने उन्होंने बताया था कि कुरान में इसका जो तज़किरा है वो जुल्किफ़ल के नाम से ज़िक्र किया गया है, जिसे आज रिसर्च जो कहती है कि वो महात्मा गौतम बुद्ध थे। तो उन्होंने जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया था और अपने जो प्रैक्टिस पे ज़्यादा तरजीह दी थी, ताकि आप दुनिया के जितने भी दुख दर्द से आप मुब्तला हो, आप उससे आज़ाद हो जाओ। और गौतम बुद्ध की आप सीरीज़ में निकाल के देखना, और कार्टून भी बन चुके हैं गौतम बुद्ध पे, तो वो मैंने देखे हैं। तो उसमें सेम ऐसे ही माइंडफुलनेस प्रैक्टिस पे मुकम्मल जो है ना वो दिखाया गया है। अच्छा, सीबीटी के सीबीटी का असूल क्या है? सबसे पहले सीबीटी का जो असूल होता है कि कोग्निटिव को सोचों को दोबारा से बहाल करना, बहाल करना, दोबारा से बनाना, दोबारा से तब्दीली करना। तो सीबीटी का जो बेसिक जो असूल होता है वो है कि कोग्निटिव को सोचों को, सोचने के अमल को फैसिलिटेट करना, सहूलत देना। और सहूलत किस तरह से देना कि पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर थॉट पैटर्न्स को चैलेंज करेंगे, और जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं उनको आप चैलेंज करेंगे। उसके बाद फिर आप उसके नेगेटिव ऑटोमेटिक जो थॉट्स हैं उनके प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो रहे हैं, क्या वो अनरियलिस्टिक बिलीफ शामिल हो रहे हैं या कॉग्निटिव बाइसिस, मतलब कि जो दकियानूसी ख्यालात हैं वो शामिल हो रहे हैं, या फिर उन चीज़ों का कैचअप करते हुए आप रिप्लेस करेंगे, बदलेंगे, ताकि वो मज़ीद बैलेंस कर सके रैशनल पर्सपेक्टिव्स को रैशनल बिलीफ्स के साथ। उसके बाद कोग्निटिव जो स्केमास हैं, रिलीगिंग कोग्निटिव स्केमास, वो भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम क्लाइंट को क्या है डेवलप करते हैं उसकी हेल्थियर थॉट पैटर्न्स को, और साथ में उसको लीड करते हैं कि वो अपनी जो है वो मज़ीद जो है ना इमोशनल रेगुलेशंस को और बिहेवियर रिस्पॉन्सेस को इम्प्रूव करे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन सीबीटी का जो दूसरा जो असूल है, ये दूसरा असूल ये है कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशंस है वो भी लाजमी हो। अगर बिहेवियर मॉडिफिकेशंस नहीं हो रही, सोचने में तब्दीली आ गई है, इसका मतलब ये है कि बस सीबीटी जो है ना वो 50% या 40% बस काम हुई है, जबकि बिहेवियर में भी तब्दीली आनी चाहिए। तो जो सीबीटी का एक अहम बुनियादी मकसद ये भी है कि जो रवैये हैं उनमें तब्दीली हो, और हम माल अडेप्टिव जो बिहेवियर्स हैं थॉट के साथ जो जुड़ चुके हैं उन तक हासिल कर सके, उन तक रसाई हमारी हो सके। जैसे कि कुछ ऐसी तकनीक्स होती हैं जो एक्टिवेट करती हैं हमारे बिहेवियर्स को। अब कौन कौन से पीएमआर होगी, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन तकनीक होगी, उसके अलावा फिर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होगी, इसके अलावा फिर जो योगा हो गया या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होगी। तो ये भी हमारे बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करते हैं, एक किस्म का हमारी सोचों को कंट्रोल करते हैं। तो ये टेक्निक्स भी हमारे बिहेवियर्स में शामिल होने चाहिए। और इससे क्या होता है, और एक्सपोजर थेरेपी भी जो है वो रीइंफोर्स करती है कि किस तरह की स्ट्रेटजीज़ को इनकरेज किया जा सके अडेप्टिव बिहेवियर्स के साथ, और किस तरह से रिड्यूस कर सकें हमारे डिटैचमेंटल इश्यूज़ को,
जो हमारे दिमाग में ख़राबियाँ पैदा कर रहे थे। अच्छा, बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के दौरान एक अहम बात ये भी है कि ये हमारी अवॉइडेंस साइकिल्स को भी ब्रेक करे। मतलब कि अगर कोई एक हमारा सेंसिटिव पर्सन, एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हमारे उसके इमोशनल डिटैचमेंट के दौरान हमारे बिहेवियर में तब्दीली क्या आती है ये भी देखना बनता है। अगर एक्सपोजर थेरेपी के दौरान उसके बिहेवियर में तब्दीली आ गई, इसका मतलब उसकी इमोशनल डिटैचमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसको माल एडेप्टिव बिहेवियर्स को जो बन चुके हैं बहुत ज़्यादा, उसके ख़त्म करने पड़ेंगे। और फंक्शनल्स और एडेप्टिव कॉपी मैकेनिज्म भी देखना चाहिए, मतलब कि वो कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने आप में मज़ीद बेहतरी कर रहा है। और सीबीटी का एक अहम असूल ये भी है कि इमोशनल को रेगुलेट करना। ओके, ये जो 3 इमोशंस है, ये फंक्शंस है जो सीबीटी के, ये लाजमी होने चाहिए। अगर ये 3 फंक्शंस नहीं होते किसी भी क्लाइंट के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आप सीबीटी थेरेपी सही नहीं दे रहे। तो जब आप सीबीटी थेरेपी दे रहे होंगे तो साथ साथ में क्लाइंट के जो है वो एक तो आपने उसके कोग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग को देखना है कि कोग्निटिव में किस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं, कोग्निटिव में किस किस्म की बहालियाँ आ रही हैं, क्या वो इरेशनल बिलीफ के साथ तो नहीं ज़्यादा जा रहा, क्या वो रैशनल पर्सपेक्टिव की तरफ तो नहीं ज़्यादा जा रहा। उसके बाद है बिहेवियर में क्या तब्दीली पैदा हो रही हैं। उसके अलावा इमोशंस किस किस्म के रेगुलेट हो रहे हैं उसके अंदर। तो सीबीटी थेरेपी के जोड़ते, सीबीटी थेरेपी का इस्तेमाल करते आपने कुछ ऐसे टूल्स भी इस्तेमाल करने हैं ताकि इमोशनल को रेगुलेट किया जा सके। जैसे कि इंसान, अक्सर लड़कियां जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं तो वो चॉकलेट ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती हैं तो वो चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, या टी ज़्यादा पीती हैं, या ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पीती हैं, या कॉफ़ी ज़्यादा पीती हैं। आमतौर पर बानिस्बत ये देखा गया है कि अमेरिका में कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशंस की रेशो के वजह से, ताकि उनके इमोशनल रेगुलेट रहें। अगर वो गुस्से में आ गए हैं या डिप्रेस हो गए हैं तो वो अपने इमोशंस को बाहर ना निकालें। तो अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए वो सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने भी कोई ना कोई टूल्स इस्तेमाल करना है, जैसे कि एक सॉफ्टी बॉल भी होती है, वो भी हमारे बिहेवियर्स को मतलब कि जब किसी को गुस्सा आता है ना तो वो बॉल्स को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से, सॉफ्ट होती है ना तो वो हाथों से पंच करता रहता है, दबाता रहता है ज़ोर ज़ोर से, जब तक उसका गुस्सा ना चला जाए। तो इस तरह के जो टूल्स हैं वो भी इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा माइंडफुलनेस जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टूल इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए, और माइंडफुलनेस जैसे कि सीबीटी की तकनीक है। इसके अलावा हम इमोशंस को आइडेंटिफाई करें और डिस्ट्रेस टॉलरेंस को देखें, इमोशंस को रेगुलेट करते क्लाइंट के। इसके अलावा इंटेंस इमोशंस की भी देखें कि इमोशंस की शिद्दत कितनी है, क्या वो बहुत ज़्यादा तो नहीं गुस्सा कर रहा, क्या वो बहुत ज़्यादा सैडनेस तो नहीं हो रहा, क्या वो बहुत ज़्यादा सोरो तो नहीं हो रहा, या बहुत ज़्यादा रो तो नहीं रहा। तो उसकी इमोशंस के इंटेंसिटी को भी देखें, इमोशंस की रिएक्टिविटी को भी देखें कि इमोशंस कब कब रिएक्टिव होते हैं। तो ये आपको एक्सपोजर थेरेपी से भी पता चल सकता है। इसके अलावा आपको जब उसके सीबीटी थेरेपी के दौरान उसके कोग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग करे होंगे या बिहेवियर मॉडिफिकेशंस करे होंगे, तो तभी आपको इमोशंस की इंटेंसिटी का पता चलेगा और इमोशनल रिएक्टिविटी का पता चलेगा। इसके अलावा इसमें इमोशंस को रेगुलेट करते हैं आपने एक अहम चीज़ को भी देखना है कि कौन से मिटिगेटिंग कर रहे हैं सिम्टम्स, कौन से सिम्टम्स हैं जो वो बरकरार हैं। मसलन अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं अपने गुस्से पे काबू पाते हैं ना, आपको ऐसे स्माइल वाली फीलिंग्स दिखा रहे होंगे कि जिससे आपको लगेगा इसने तो गुस्सा ही नहीं किया, तो जिससे आपको लगेगा कि ये तो इसके इमोशन सही नॉर्मल है, रेगुलेशंस में है। तो आपने इन सिम्टम्स को भी देखना है कि जो आपको भी मिटिगेट ना करें। क्लाइंट तो अपने इमोशंस को मिटिगेट कर लेगा, लेकिन आपने भी देखना है कि वो आपको भी मिटिगेट ना करे, और आपने क्लाइंट के इमोशंस को भी मिटिगेट देखना है कि वो किस तरह से अपने इमोशंस को मिटिगेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो मूड डिसऑर्डर भी बन सकता है और एंग्जाइटी में भी जा सकता है, स्ट्रेस रिलेटेड जो कंडीशंस हैं उसमें भी जा सकता है। मतलब कि जिधर कहते हैं ना, जिधर का गुस्सा है उधर ही दिखाओ। अगर गलत जिधर नहीं गुस्सा उस वहाँ पे आप दिखा दोगे तो अगला भी इंसान कहेगा ये तो गुस्सा करने वाली बात नहीं थी। तो ये भी मिटिगेशंस आता है, मिटिगेशंस पे आता है। तो
एंग्जाइटी है तो किसी चीज़ से डर लगता है तो आप डर शो करें, लेकिन ये है कि अगर आप गलत जगह डर शो कर रहे हैं तो ये फिर एक किस्म का डिसऑर्डर में फॉल होना शुरू हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि उससे डर का तो इलाज उसी जगह हो सकता है जहाँ पे आप डर दिखा रहे हैं। अगर आप गलत जगह डर दिखा रहे हैं तो हम कहेंगे यार ये इसी शख्स से डरता है, जबकि उसी शख्स से वो डरता नहीं होगा। ठीक है, तो इमोशंस की मिटिगेशंस देखनी होती है। स्किल डेवलपमेंट करें क्लाइंट्स के अंदर कि देखें कि कौन से क्रिटिकल फंक्शंस है क्लाइंट के अंदर। सीबीटी थेरेपी के दौरान हमने क्रिटिकल फंक्शंस देखने हैं कि कौन से कोपिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है उसकी इन्हेंसमेंट हो रही है, मतलब कि उसमें मज़ीद निखार पैदा हो रहे हैं। सीबीटी थेरेपी जब आप क्लाइंट को देख रहे होगे तो हमने प्रैक्टिकल टूल्स वगैरह भी इस्तेमाल करने हैं, स्ट्रेटजीज वगैरह भी शामिल करनी है ताकि उसके कोग्निटिव डिस्ट्रक्टिंग जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है वो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी स्किल डेवलपमेंट पे, जैसे कि इन द स्टार्टर भी मैंने आपसे कहा था। इसके अलावा असर्टिव ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, पैसिव ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, मतलब कि जहाँ पे गुस्सा आ जाए तो आपने खामोश रहना है। ठीक है, और फिर नॉर्मल वे में पैसिव वे में आपने बात करनी है। अगर आप पैसिव वे में नहीं बात करनी तो आपने खामोश होकर वहाँ से उठ जाना है। जैसे कि नबी वसल्लम के पास एक साहबी आया जिसके चेहरा अनवर पे दाढ़ी मुबारक नहीं थी, तो नबी वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी और आप नबी वसल्लम ने अपना जो चेहरा मुबारक है उस शख्स से मोड़ लिया। और फिर उसी साहबा ने डिस्कस किया कि या नबी कोई मुझसे गलती हुई है, तो नबी वसल्लम ने कि तेरे चेहरे अनवर पे दाढ़ी मुबारक नहीं, जो कि मुझे बहुत महबूब है। तो ये असर्टिव मतलब असर्टिव इमोशंस थे और पैसिव इमोशंस थे। ठीक है, आपने नॉर्मल से ही अपना नबी के वसल्लम ने बिहेवियर शो किया। तो इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल करने चाहिए। जहाँ पे आपको बात नहीं अच्छी लगी वहाँ पे आप बैठे रहें, खामोश हो जाएं, यहाँ बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बात कहें कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे। बाकी आपकी अपनी मतलब कि इंसान जो होता है वो अपनी मर्जियों के मुताबिक ही चलता है, किसी को गन पॉइंट पे अपनी मर्जी तो नहीं मनवा सकते या किसी को। ठीक है, अल्लाह ताला ही हिदायत देता है जिसे देना चाहे। और एम्पावर इंडिविजुअल तौर पर आप नेविगेट करते रहें डेली चैलेंजेस को, मतलब कि डेली चैलेंजेस जो क्लाइंट देख रहा है अपनी इफेक्टिवली ट्रेनिंग के साथ वो भी आपने देखना है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक वो भी इस्तेमाल करें इस स्किल डेवलपमेंट्स के लिए सीबीटी थेरेपी के दौरान, ताकि आप कैपेबिलिटी जान सकें कि किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक कर सकता है। इसके अलावा रेजिलियंस देखें, इस्तकामत देखें कि किस तरह से वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। अच्छा, एक्सपोजर एंड डिसेंटिजेशंस, मतलब कि सीबीटी का आप इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोजर थेरेपी इस्तेमाल करें ताकि इमोशंस रेगुलेशंस का भी पता चल सके। इसके अलावा कोग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग में कौन सी चेंजेस आ सकती हैं वो भी देखें। इसके अलावा बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कौन सी चेंजेस आती है वो देखें। तो इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। एक्सपोजर्स एंड डिसेंटिजेशंस, इसमें एक्सपोजर थेरेपी के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया। तो इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए जिक्र किया गया है, एंग्जाइटी रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। अगर आप सीबीटी थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं इस वाले असूल पे काम करेंगे तो देन आपको एक्सपोजर थेरेपी भी इस्तेमाल साथ में देनी पड़ेगी सीबीटी थेरेपी के साथ। तो जो एक्सपोजर थेरेपी वो ज़्यादातर काम करती है पीटीएसडी में या एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर में, या फिर जो है ना वो ट्रीटिंग फोबियाज जो है ना उनमें। ओके, रिलैप्स प्रिवेंशंस, रिलैप्स सीबीटी थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। रिलैप्स का किसी को पता है कि रिलैप्स क्या होते हैं? रिलैप्स बता सकते हैं कि रिलैप्स क्या होता है? ये बहुत अहम चीज़ है और ये आपको अपनी क्लिनिकल कैरियर में ये रिलैप्स के बारे में लाजमी नॉलेज होना चाहिए। रिलैप्स बता सकता है कोई कि रिलैप्स क्या है? ओके, रिलैप्स के बारे में ये है कि रिलैप्स वो चीज़ होती है, मैम सबिया बता रही है, मैम रज़िया भी बता रही है।
नहीं, रिलैप्स रिकवरी प्रोसेस नहीं होता है मैम। एक्चुअल में रिकवरी प्रोसेस के दौरान अगर आपने वो चीज़ जिस चीज़ से मना किया गया है आपने वो चीज़ कर दी है तो वो फिर रिलैप्स है। डेफिनेटली मैम, रज़िया ने बहुत अच्छा कहा कि वापस उस हालत में आ जाना, मतलब कि एक प्रोसेस जिसके लिए 45 दिन सेट किए गए हैं और इस 45 दिन से पहले पहले ही आप उसी चीज़ में वापस आ चुके हैं, तो ये रिलैप्स है। तो रिलैप्स सीबीटी थेरेपी के दौरान आपने देखना है कि कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाए जिससे रिलैप्स ना हो क्लाइंट का, और आपने कुछ रेस्क्यूर्स ऑफ सिम्टम्स, मतलब कि ऐसे सिम्टम्स को देखते हुए आपने उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है क्लाइंट का कि वो किस तरह से अपने रिलैप्स के प्रिवेंट कर सके, अपने रिलैप्स को वो संभाल सके। जैसे कि ओसीडी जो है ना, आमतौर पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इस रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा डिप्रेशंस में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसके अलावा एंग्जाइटी में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं रिलैप्स के। स्ट्रेस में हैंडल हो जाता है रिलैप्स, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो कॉफ़ी से, टी से, चॉकलेट से, ठीक है, स्वीट डिश से, किसी ना किसी तरह। लेकिन एंग्जाइटी यहाँ हो गया, या फिर डिप्रेशंस, या जो है ओसीडी के जो पेशेंट्स हैं, इनमें रिलैप्स हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हमने उसको रिलैप्स करना। जैसे ड्रग्स का जो पेशेंट्स होते हैं इनका भी रिलैप्स होता है। इनका रिलैप्स अगर 60 दिनों बाद, इनकी 45 दिनों की डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है और 45 दिन के बाद फिर जब ये नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो इनका 6 महीने बाद या फिर साल बाद रिलैप्स हो जाता है। और रिलैप्स क्यों होता है? क्योंकि इनको पोस्ट अक्यूट विड्रॉवल्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि इनको शेवरिंग होती है, स्वेटिंग होती है, वॉमिटिंग होती है। एक्चुअल में वो क्रोनिक डिजीज़ इनके जिस्म से निकल रही होती हैं, लेकिन उसी दौरान और लोनलीनेस फील करते हैं, हंगर फील करते हैं, टायर्डनेस फील करते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान, पोस्ट एक्यूट विड्रॉवल के दौरान, तो ये चीज़ें फेस करते हुए वो अपने आप को मैनेज करने के लिए वो ड्रग्स का दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब अगर हम सीबीटी थेरेपी दे रहे होंगे ड्रग्स वाले पेशेंट्स को भी, तो हमने साथ में पोस्ट एक्यूट विड्रॉवल्स के भी सिम्टम्स के बारे में बताना है कि ये सिम्टम्स आएंगे आपको साल बाद, 6 महीने बाद। तो हमने इन ट्रिगर्स को, इन सिम्टम्स को मैनेज करना है, और मैनेज करने के लिए आपको पीएमआर करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, जिम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। भूख नहीं लग रही तो आपने आधा खाना है, टायर्डनेस फील हो रही है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा नहाना है, तो ताकि आप टायर्डनेस, मतलब कि थका हुआ, अपने आप को कम फील करें। खैर, अच्छा, तो रिलैप्स प्रिवेंशंस के लिए आप क्लाइंट को एक प्लान बना के देंगे ताकि वो अपने फ्यूचर में होने वाले स्ट्रेटर्स को या सेटबैक्स को संभाल सके सीबीटी थेरेपी के दौरान। इसके अलावा सीबीटी जो थेरेपी है वो मेंटेन करती है लॉन्ग टर्म थेरेपेटिक गोल्स को, ताकि कौन से आउटकम्स मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म, और किस तरह के ऑनगोइंग जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो बढ़ सकती है क्लाइंट के अंदर। इसके अलावा सेल्फ मोनिटरिंग है। सीबीटी थेरेपी का काम जो है वो क्लाइंट को सेल्फ मोनिटर कराना, ताकि वो अपने जो है ना थॉट्स के रिकॉर्ड्स को देख सके। इसके अलावा क्लाइंट के थॉट्स के रिकॉर्ड्स को भी हम रखेंगे अपने पास, उसके बिहेवियर्स को भी देखेंगे, उसके ट्रिगर्स को भी देखेंगे, और उसकी सेल्फ अवेयरनेस कितनी है सीबीटी थेरेपी के दौरान हमने उसकी सेल्फ अवेयरनेस को भी देखना है, और इसकी आइडेंटिफाई करनी है उसकी इम्प्रूवमेंट ऑफ एरियाज़ को कि जिसमें उसने अपनी इम्प्रूवमेंट की थी। खैर, उसके बाद है गोल सेटिंग। सीबीटी का काम स्मार्ट गोल सेट करना, मतलब कि शॉर्ट टाइम में आप लॉन्ग टर्म उसको बेनिफिट दे सकें, और ये भी सीबीटी का असूल है। उसके अलावा सीबीटी का काम साइको एजुकेशन भी देना है, ये भी सीबीटी का असूल है। आप उनकी फैमिली को साइको एजुकेशन देंगे, आप सीबीटी थेरेपी के दौरान क्लाइंट को भी उसको साइको एजुकेशन देंगे, ये सीबीटी का असूल है। उसके अलावा कोग्निटिव बिहेवियर मॉडलिंग जो है सीबीटी का, ये भी असूल है। इसमें आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इसके कौन सी थिंकिंग जो है उसके बिहेवियर में ये बिहेवियर शो कर रही है। इसके अलावा उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज में मज़ीद इफ़ेक्टिव मॉडल भी उसके शामिल करेंगे।
उसके बाद 12वां जो असूल है वो है इंटरपर्सनल स्किल इनहेंसमेंट, मतलब कि उसकी जो गॉड गिफ्टेड जो पावर्स हैं उसके अंदर उसकी मज़ीद पैदा की जा सके। जैसे कि गुस्सा हर एक के कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन क्या है कि इंसान इस पर गुस्से पे काबू पा सकता है। जैसे कि इंसान रोता है, इंसान रोने पे भी काबू पा सकता है। तो ये जो उसकी असर्टिव उसकी जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी सीबीटी थेरेपी के दौरान। ओके, सीबीटी का हायरार्की अगर देखा जाए तो 3 प्रिंसिपल 3C प्रिंसिपल के साथ चलता है। सबसे पहले कैच, मतलब कि जो कुछ भी क्लाइंट कर रहा है, अगर वो सोच रहा है उसकी सोचों को आप कैच करेंगे, उसका अगर वो बिहेवियर दिखा रहा है तो उसके बिहेवियर को आप कैच करेंगे, अगर वो इमोशंस दिखा रहा है तो उसके इमोशंस को कैच किए जाएंगे, अगर वो असर्टिव वे दिखा रहा है, पैसिव वे दिखा रहा है, अपनी थॉट्स को मिटिगेट करके दिखा रहा है अपने बिहेवियर्स को, तो ये सब कुछ हम कैच करेंगे सीबीटी थेरेपी के देने से पहले या सीबीटी थेरेपी के दौरान। उसके बाद चेक करेंगे, मतलब कि चेक करेंगे कि ये रैशनल बिलीफ्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है क्लाइंट या इरेशनल बिलीफ के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। फिर हम चेंज करेंगे, जो कुछ हमने कैच किया हुआ है जो इरेशनल बिलीफ के साथ ज़्यादा मिल रहा है तो उसको हम चेंज करना शुरू कर देंगे। और ये जो सीबीटी जो हायरार्की है इसी 3C के प्रिंसिपल के मुताबिक ही चलती है। सबसे पहले कोग्निटिव डिस्ट्रक्टिंग। तो कोग्निटिव डिस्ट्रक्टिंग के दौरान सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिफाइंग करेंगे नेगेटिव थॉट्स को, कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को मतलब के, और देखेंगे कौन से ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं क्लाइंट के अंदर। उसके बाद हम चैलेंज करेंगे नेगेटिव थॉट्स को, मतलब कि कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को, और उसको एग्जामिन कराएंगे क्लाइंट को कि किस तरह से वो एविडेंस बेस पे इन थॉट्स को खिलाफ चल सकता है। उसके बाद रिलैप्स नेगेटिव थॉट्स, कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस का जो रिलैप्स हो सकता है या रिलैप्स हो सकता है नेगेटिव थॉट्स का, उसका सब्स्टिट्यूट देंगे। मतलब कि अगर आप ये चीज़ करने लगते हो तो इस चीज़ को करने से पहले आपने ये सोचना है। जैसे कि 3D भी इस्तेमाल किया जाता है। 3D का मतलब है डिले, डिस्ट्रैक्ट, डिसीजन। डिले मतलब ये कि अगर आप मास्टरबेट करने लगे हैं, या अगर आप पोर्नोग्राफी देखने लगे हैं, या फिर अगर आप किसी को गुस्सा दिखाने लगे हैं, तो 5 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए डिले कर लो, खामोश हो जाओ। उसके बाद है डिस्ट्रैक्ट करो, मतलब कि डिस्ट्रैक्ट करो किसी ना किसी तरह अपनी सोचों को डिस्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद है डिसीजन लो कि अब हमने क्या करना है, माइंड के अंदर ये हमने सारा चलाना है। डिसीजन में फिर आप उठ के भी जा सकते हो, उसके नाम है डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हो, PMR भी कर सकते हो, योगा भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, चेस्ट जो है पुशअप्स भी लगा सकते हो, बाथिंग फ्रेश बाथ भी ले सकते हो, कुछ फेवरेट चीज़ें ले सकते हो जो आपको अच्छा फील कराए खाने में। तो ये 3D प्रिंसिपल इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि रिलैप्स ना हो नेगेटिव थॉट्स का। डिले, डिस्ट्रैक्ट, डिसीजन। तो डिस्ट्रैक्ट से मराद है कि अपने नेगेटिव थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद हम मेंटेन पॉजिटिव थिंकिंग, जो आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी उनको हमने मेंटेन रखना है, अपने नेगेटिव थॉट्स को पैटर्न्स के जानते हुए, न्यू नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न्स को रेनफोर्स करना है न्यू थॉट्स पैटर्न्स को, ताकि आप प्रैक्टिस में ला सकें अपनी थॉट्स को जो पॉजिटिव थॉट्स आ रही हैं आपके अंदर। उसके बाद है बिहेवियर मॉडिफिकेशंस। अगर कोई बिहेवियर शो होता है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स, उसको आप कैच करें, क्लाइंट को भी कहें कि आपने इस बिहेवियर को कैच करना है। और ये जो बिहेवियर्स है आपको नेगेटिव थॉट्स को मज़ीद बढ़ा सकता है, आपके नेगेटिव इमोशंस को मज़ीद बढ़ा सकता है। उसके बाद हमने डेवलप करना है अल्टरनेटिव बिहेवियर्स को, हमने मज़ीद अल्टरनेटिव बिहेवियर्स दिखाने हैं। जैसे कि एक अल्टरनेटिव बिहेवियर्स में आप कुछ भी बिहेवियर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसको नुकसान ना पहुँचाए क्लाइंट को। जैसे कि एक क्लासमेट ही है, तो उसने मुझे से डिस्कस करा था, कहता है कि IBS में कुछ गर्ल्स वगैरह आती हैं या मैं, तो उसका एक्चुअल में ब्रेकअप हो चुका हुआ था। तो वो कहता है कि यार मैं ना बचना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट आ जाती हैं गर्ल्स वगैरह तो उनको डील करना पड़ता है इस वाले से। वो तो ऑलमोस्ट उसने भी मुझे सजेशन मांगा कि कहता है यार मैं किसी से डील करूँ। मैंने कहा यार देखो कि अगर कोई लड़की आपसे काम के लिए बस कॉन्टेक्ट करिए देन इट्स फाइन,
लेकिन अगर वो प्रॉपर टाइम मांग रही है और मज़ीद आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपके प्रिंसिपल ऑफ लाइफ को, तो दैन आप उससे फिर डायरेक्ट एक ही सवाल पूछें कि मुझसे शादी करनी है। इससे ये होगा कि तेरे भी इमोशन रेगुलेट करेंगे और अगला भी समझ जाएगा कि अब किस पॉइंट पे आ गया है। तो मैं चाहे डिस्कशन 3 दिन की हो चाहे डिस्कशन 2 दिन की हो, लेकिन वो काम की हद तक की हो, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया है तो देन ये है कि वो अटैचमेंट स्टाइल में आ सकती है या आ सकता है। तो ये भी इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं सोशल पॉइंट में, सोशल मीडिया में, ये ऑलमोस्ट ख़तरनाक ही होती है, क्योंकि 99% केसेस में अक्सर देखा गया है कि इमोशनल अटैचमेंट इज़ ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट एंड इमोशनल अटैचमेंट इज़ ऑलवेज डिस्ट्रॉय even that you cannot engage in real life, social life to real life, online social life to real life। ओके, तो मैंने उसे ये बताया तो ऑलमोस्ट उसका काफ़ी हेल्पफुल हुआ उसके लिए ये बिहेवियर, कि अक्सर कोई लड़की आती या लड़का होता तो देन वो लड़के को तो किसी और तरह डील करता, लड़की अगर आती है तो उसको इस तरह डील करता ना, तो देन उसका क्या है कि एक सेफ्टी मेजरमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं बिहेवियर्स को शो करने से। तो कहता है कि फिर बा में कहता है कि अगर वो मज़ीद इस तरह बात करे तो उसे मैंने कहा कि क्या है कि ना बा में ये भी बात करनी है कि अगर शादी नहीं करनी तो फालतू में अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है, क्योंकि जो सिंसियर होगा वो इस प्लेटफॉर्म में आ जाएगा, वरना ऑलमोस्ट डिस्ट्रैक्ट ही करेगा। अच्छा, तो ये डेवलप जो बिहेवियर्स होता है अल्टरनेट बिहेवियर्स, ये डेवलप करना पड़ता है कि आपको सेव कर सके, सेफ एंड सिक्योर कर सके, आपको अंदर जो अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं उनको भी सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर कर सके। उसके बाद है बिहेवियरल एक्टिवेशंस, बिहेवियर्स को एक्टिवेट किया जा सके। बिहेवियर की एक्टिवेशंस में ज़ाहिर सी बात है कि इंगेजमेंट करेंगे उसकी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के साथ। एक्सपोजर थेरेपी भी इस्तेमाल की जाती है बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के दौरान। इसके अलावा स्किल्स ट्रेनिंग भी दी जाती है। स्किल ट्रेनिंग में ज़ाहिर सी बात है सोशल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो उस पर ज़्यादा काम किया जाता है। इम्प्लीमेंट न्यू बिहेवियर्स किए जाते हैं ताकि उसको और साथ में रीइंफोर्समेंट दी जाती है। अगर न्यू बिहेवियर्स किसी को अगर शॉर्ट वे में कुछ भी अगर बिहेवियर्स तंग करता है किसी भी क्लाइंट को, उसके न्यू बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रेनफोर्स किया जाता है। इमोशन रेगुलेट किए जाते हैं, उसमें हम इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी इवेंट्स को देखेंगे क्लाइंट की, और उसके अलावा उसके कितना क्लाइंट अपने इमोशंस को समझता है और कितना क्लाइंट अपने इमोशंस के ट्रिगर्स को दिखाता है, बताता है, तो उसके इमोशंस के ट्रिगर्स को भी देखेंगे। इसके अलावा यूज़ कोपिंग स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे, रेगुलेशंस को देखेंगे, टेक्निक्स को देखेंगे। अच्छा, उसके बाद है एक्सप्रेस इमोशंस। क्लाइंट अपने इमोशंस कैसे दिखाता है, क्या मिटिगेशंस करते हुए तो नहीं दिखाता, उसके हेल्थी वे इमोशंस को देखे जाएंगे। कम्युनिकेट अपने इमोशंस को किस तरह से कम्युनिकेट करता है, गुस्से को भी नॉर्मल वे में बताता है या फिर एक एग्रेसिव वे में दिखाता है। एंगर इज़ ऑलवेज कंपल्सरी इन एवरी ह्यूमन लाइफ, बट हाउ टू एक्सप्लोर योर एंगर, इट्स योर वे। मतलब कि जो गुस्सा है वो हर एक इंसान की ज़िंदगी में लाजमी है, लेकिन अपने गुस्से को किस तरह से वो दिखाता है वो डिपेंड करता है उसी इंसान पे। क्या वो हॉस्टाइल होके दिखाता है या अग्रेसिव होके दिखाता है, अग्रेसिव वे में दिखाता है या हॉस्टाइल वे में दिखाता है, वो इस इंसान पे डिपेंड करता है। या पैसिव वे में दिखाता है या असर्टिव वे में दिखाता है, ये उस इंसान पे डिपेंड करता है। तो अगर वो असर्टिव वे में दिखाता है तो बहुत अच्छा है, पैसिव वे में दिखाता है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो हॉस्टाइल या अग्रेसिव वे में दिखाता है तो देन इसमें आप इसके चेंजेस करेंगे इसके, क्योंकि ये तो उसके लिए भी ख़तरनाक है और दूसरे के लिए भी ख़तरनाक है। कोग्निटिव डिस्टोर्शंस क्या होते हैं? कोग्निटिव डिस्टोर्शंस वो चीज़ें होते हैं जो हमारे इरेशनल थॉट्स के साथ, पैटर्न्स के साथ जुड़े होते हैं और ये हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस और बिहेवियर्स को मज़ीद बढ़ाते हैं और मज़ीद लीड करते हैं। तो कोग्निटिव डिस्टोर्शंस का जो है उनको चैलेंज करना लाजमी होता है, और ये एक किस्म का कोग्निटिव डिस्टोर्शन की पार्ट है सीबीटी थेरेपी के लिए, क्योंकि इसके बिना जो है सीबीटी थेरेपी काम नहीं करेगी। तो सीबीटी थेरेपी देते हुए हमने कोग्निटिव डिस्टोर्शंस को ज़्यादा अपने माइंड में रखना होता है। सबसे पहले जो कोग्निटिव डिस्टोर्शंस है वो ऑल और नथिंग है, मतलब कि आप कुछ आल मतलब कि करना सब कुछ कर सकते हो, नथिंग मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो इसका अगर देखा जाए तो ब्लैक एंड वाइट टर्म्स में आता है, मतलब कि
ब्लैक एंड वाइट एक सिनोनियम्स है, ईडियम है, इसका नाम नहीं आ रहा जहन में। ब्लैक एंड वाइट को क्या कहते हैं? ईडियम्स है ब्लैक एंड वाइट, मतलब कि हवाई किले हवाई किले पता नहीं इसी तरह है। खैर, मिडल ग्राउंड एंड ग्रे एरिया। इस ऑल और नथिंग में ये होता है कि आप करने में चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। मतलब आपके माइंड में ना थॉट आती हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, आपके माइंड में ये थॉट आती रहेंगी, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। ठीक है, और नथिंग एक दफ़ा एक ऐसी थॉट आती है माइंड में, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। तो आपके माइंड में इस तरह से भी थॉट आती हैं, बार बार आती हैं। अच्छा। मैं पास, कॉल कट होगी, मैं पास, नेट चला गया, प्लीज़ लास्ट रिकॉर्ड कर लिएगा। पास नेट नहीं आ रहा। ओके, मैम रज़िया भी चली गई हैं, नेट नहीं आ रहा था उनके पास। ओके। सिचुएशंस क्या होती है, जैसे कि एक मैंने सिनेरियो दिया कि सारा एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है और वो कहती है कि मैं बी प्लस ग्रेड जो है वो हासिल कर लूँगी अपने टेस्ट में। अब डिस्टोटिव थॉट क्या आ सकती है? उसके अंदर डिस्टोटिव थॉट है कि मैं ए ग्रेड हासिल नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ। ठीक है, ये उसके अंदर डिस्टोटिव थॉट है। मैं अगर मतलब कि एक क्लाइंट आता है, मुझे कहता है कि मैं खाना बना सकता हूँ। एक क्लाइंट है, वो कहता है कि मैं खाना बना सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा अच्छा खाने में आप क्या क्या बना सकते हो? कहेगा मैं मटन बना सकता हूँ, मैं चिकन मलाई बोटी बना सकता हूँ, मैं बीफ कबाब बना सकता हूँ, मैं कहूँ बिरयानी बना सकता हूँ। मैं पूछूंगा कि बिरयानी बना सकते हो आप? क्लाइंट से कहेगा कि मैं बिरयानी नहीं बना सकता क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। एक इंसान इस तरह से अपना बिहेव दिखाएगा, ये उसके माइंड में ये बिहेव चल रहा है, ऑटोमेटिकली इसके माइंड में ये सोचें चल रही हैं कि मैं कर तो सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन ये एक चीज़ नहीं कर सकता। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, जैसे कि मैम सबिया मौजूद हैं, इन्होंने मुझसे एक सवाल किया था। सवाल ये किया था कि मैम सबिया ने कि सर साइकोलॉजिस्ट का तो कोई स्कोप नहीं है। जी जी, डेफिनेटली सेम है, लेकिन जो डिस्टर्बिंग थॉट्स होती है वो एक होती है, मतलब कि एक ही जो थॉट है वो आपके माइंड में डिस्टर्ब कर रही है और वो कॉग्निटिव डिस्टोर्शन की टाइप के साथ कनेक्टेड है। वो आगे चल के पढ़ेंगे हम। जैसे कि मैम सभी ने एक क्वेश्चन किया था कि कि सर साइकोलॉजिस्ट का कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान में, तो सुनने में आया। तो मैंने उनसे नॉर्मल वे में ये कहा था कि मैंने कहा कि स्कोप होता नहीं, स्कोप बनाना पड़ता है। और जो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी है वो इसी पर्पस के लिए काम कर रही है। मतलब कि अगर एक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी बनती है और साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी एक अपने असूल बनाती है और उस असूलों के मुताबिक चलती है, तो देन क्या होता है कि उसका स्कोप ऑटोमेटिकली बढ़ता है। वेबसाइट बन चुकी है, वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है, यूट्यूब चैनल बन चुका हुआ है। एक आपस में एक अकेला बंदा, मैं एक अकेला बंदा अगर इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ बस की बात नहीं है। आम तौर पर इस फील्ड में हर कोई पर्सन ग्रैंडियोरस है। जब तक ग्रैंडियोसिटी ख़त्म नहीं होगी हर एक की अपने दिलों से, तो वो कभी भी उस फील्ड को एक हाईएस्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकता। जिस फील्ड में भी ग्रैंडियोसिटी आई है ना, जिस जिस पर्सन के अंदर, और वो अपनी ही एक यूनिटी बनाने में लगा हुआ है और अपने ही आपको ये एक सब कुछ करने लगा हुआ है। यूनिटी से मुराद है कि अपनी अपनी तंजीमें बनाने लगा हुआ है, एक तंजीम नहीं बना सकता। तो देन क्या है कि उस फील्ड में स्कोप पैदा नहीं होता। जैसे कि नबी कसम ने कहा कि मेरी उम्मत के 72 फ़िरके हैं, 73 फ़िरके हैं, उनमें से एक जनती है। अब ये फ़िरकों का बनना क्या है? यूनिटी से निकल जाना है, एक इज्तमाही, एक कंप्लीट यूनिटी से निकल जाना और एक पैसिव या ग्रुप यूनिटी में आना। और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो इत्तेहाद है एक कंप्लीट यूनिटी का, वो जब डिस्ट्रैक्ट होगा, ज़ाहिर सी बात है कि आपस में बिगाड़ पैदा होगा। तो जब बिगाड़ पैदा होगा कि फिर उस फील्ड में उसको मानने वाले उसको तरफ अट्रैक्ट करने वाले नहीं लेके चलेंगे। सिंपल वे में ये है कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के बनाने का पर्पस यही था
कि जगह जगह साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के क्लिनिक खोले जाएँ, हर जगह जगह साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के रिहेबिलिटेशन खोले जाएँ, और क्लिनिक अगर खोलेंगे तो उसमें 200 की फ़ीस रखी जाए। मेरी एक थॉट थी कि एक वेलफेयर के तहत एक जो था वो काम किया जाए, वेलफेयर बेस पे काम किया जाए, और जो उसमें क्या होगा कि आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के नाम से अपने अपने इलाकों में क्लिनिक खोलें, और उसका नाम जो रखें साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी क्लिनिक रखें, और उसमें 200 की फ़ीस रखें, ज़्यादा की लालच ना करें। हमेशा इंसान ज़्यादा, देखिए आज के दौर में 200 पे मिल जाना ना, तो इसका मतलब ये है कि आप एक टाइम का खाना बना सकते हो अपने लिए, तो हीले में वसीला है। तो 200 की आप फीस रखें, उसमें जो भी क्लाइंट आता है एक दिन में 3 क्लाइंट को बस आप डील करें, ठीक है, ये रखें। अगर आप 5 क्लाइंट को भी पकड़ते हैं एक दिन में, उसमें क्या है कि आपको आप 5 दूनी 10,000 रुपये आपने इजीली कमा लिया बैठे बैठे घर। 200 फीस रखें। और अच्छा, आपने काम क्या करना है, सिर्फ आपने ये काम करना है, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के नाम से क्लिनिक बना लिया, उसमें आपने ये काम करना है कि मियाँ बीवी के घरेलू झगड़ों का इलाज हमारे पास है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों के प्राइमरी दिल में नहीं लग रहा, वो भी हमारे पास है। इसके अलावा जो है वो डिसऑर्डर्स का जो इलाज है, नफसाती बीमारियों का इलाज भी हमारे पास है। इसके साथ आप रूहानी बीमारियों का इलाज भी रखें, मतलब कि नफसाती के साथ रूहानी बीमारियों का इलाज, और सामने अपनी जो है ना अपना उसका नाम है क्लिनिक का एक कार्ड, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी जो क्लिनिक का कार्ड है वो भी आप सामने डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि यार सस्ते में हमारा भी नफ्सियात का इलाज हो सकता है। फिर जब रिहेबिलिटेशन सेंटर बनेंगे तो उस पर तो एक एक्सट्रीम लेवल पे काम है। तो जब इस तरह से एक कम्युनिटी आएगी, एक फॉर्म में आएंगी, लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी होगी कि यार ये साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के नाम से क्लिनिक है, वो इस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसलिए ये इस पर्पज़ के लिए काम करता है। तो लोगों में जब अवेयरनेस आएगी, ऑटोमेटिकली उस फील्ड में स्कोप बढ़ेगा कि भाई साइकोलॉजिस्ट है, इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, इस अदारे से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। तो हर एक ने कुछ अपने नाम से अदारे खोले हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट ने अपने नाम से अदारे खोले हुए हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट ने किसी नाम से इनोवेटिव जोन निकाला हुआ है, किसी अदारे ने किसी नाम से निकाला हुआ है अदारा रिहेबिलिटेशन सेंटर का। तो वो भी एक मोनोपली नहीं बन सकती, वो एक किस्म की ओलिगोपली बन जाती है, मतलब कि डिफरेंट वेज बन जाते हैं, जिसकी वजह से लोग भी डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो मैम सभी अब आप समझ गए होंगे कि क्या मेरा वे था कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी इसी पर्पज़ के लिए बनी है, ताकि एक आलमी अदारे में, आलमी दुनिया में साइकोलॉजिस्ट का स्कोप हो, खाली पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो। और इसमें ज़ाहिर सी बात है कि मैं मेरी कोशिश है और कल्ला बंदा मैं ही काम कर रहा हूँ। अभी तो मैं स्टूडेंट्स को बस कैचअप कर रहा हूँ इस फील्ड की तरफ लाने के लिए, एक मेजॉरिटी, एक यूनिटी फेथ एंड बिलीफ की तरफ लेके जाने के लिए, क्योंकि ये एक मोटो है साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का। अक्सर जब वीडियो स्टार्ट होती है तो यूनिटी फेथ एंड बिलीफ आपने देखा होगा, तो यूनिटी फेथ एंड बिलीफ के साथ ही इंसान जो है वो कुछ भी हासिल कर सकता है और उस फील्ड का स्कोप बना सकता है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ऑल और नथिंग, मैम सबिया, ओके। अच्छा, अब ऑल और नथिंग में मैं बता रहा था कि जैसे कि एक इंसान जो सब कुछ कर सकता है लेकिन एक चीज़ नहीं कर सकता है, तो ये डिस्टोर्टिव थॉट्स होती हैं। तो आप इसके नताइज क्या निकालेंगे? जो सारा है वो फील करती है, जी मैम सभी ऐसा ही क्या है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर कुछ डिफरेंट किस्म के ग्रीडी होती हैं, मतलब कि लालची होती हैं। और मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि लालच जो होती है, ग्रीडीपन होता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। मैंने ऐसी फीमेल्स हजरात को भी देखा है इस फील्ड में, जो जिन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले हैं, वो 10-10 लाख कमा रही हैं और अपनी ग्रैंडियोसिटी के इस अरूज में है कि वो कहते हैं कि हमसे बढ़कर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं, हमसे बढ़कर कोई अजीम इंसान नहीं है इस पूरी दुनिया में। और जब उनको एक अलग नज़रिया दिखाया जाए, चाहे वो इस्लाम के मुताबिक हो, चाहे वो
साइकोलॉजी के मुताबिक हो, तो वो इस तरफ आना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एक किस्म की मोनोपली जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। वो अपने उस मोनोपली के ख़त्म होने का डर की वजह से ना वो इस तरफ कभी नहीं आना पसंद करेंगे। खैर, ओवर जनरलाइजेशन और यूदी और ये तो इंसान के शुरू से ही आता शुरू से ही है इंसान के शुरू में। मतलब कि हज़रत आदम इस्लाम से जैसे जैसे इंसान बढ़ना शुरू हो गया तो हर एक ने अपनी मोनोपली पैदा करने की कोशिश की कि मुझे ही समझा जाए, मुझे ही ग्रैंडियोरस समझा जाए, मुझे ही ये किया जाए। वो हर एक इंसान के अंदर है। खैर, ओवर जनरलाइजेशंस की बात करें तो हम एक किस्म का सिंगल जो इवेंट होता है ना उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा वाक़या हो गया, जैसे कि मैम कोमल वहीद लास्ट टाइम वो बता रही थी, उन्होंने रैशनल एक चीज़ देखी एक फ़ीमेल ने और उसकी इमोशंस में वो चीज़ दाखिल हो चुकी, फीलिंग्स में, और दैन क्या हुआ कि वो समझने शुरू होगी कि ये मेरे साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, क्योंकि इन लड़कियों के साथ हुआ है, इस लड़की के साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये ओवर जनरलाइज करना होता है। मतलब कि जो चीज़ आपके साथ हुई नहीं है लेकिन वो अपने साथ ही आप करने शुरू कर दिया है कि ये मेरे साथ होगा होगा होगा। और और अगर आपसे पूछा जाएगा तो किस तरह से आपके साथ होगा, आप कहेंगे कि इस सामने वाले शख्स के साथ जो चीज़ हुई है ना ये मेरे साथ होगी, ये एविडेंस है मेरा, ये मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये एक सिंगल इवेंट को आप जो है ना सिंगल एज अ एविडेंस बनाकर आप उसको इमेजिन करते रहते हैं, अपने माइंड के अंदर सोचते रहते हैं, ओवर जनरलाइज करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने ये अज्यूम कर लिया है कि वो बदकिस्मत है और वो हमेशा से क्योंकि उसने हमेशा से अपनी बदकिस्मती की वजह से बुरे एक्सपीरियंस, बुरे तजुर्बात जो था वो उसने एक ज़िंदगी का एक बुरा तजुर्बा देखा जिसकी वजह से उसने कहा कि मैं बदकिस्मत हूँ। उसके बाद है सिनेरियो, सिचुएशंस किस किस्म की हो सकती है। सिचुएशन देखें कि जैसे कि एक जॉन है, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन उसका इंटरव्यू नहीं हुआ। अब उसकी लाइफ में इंटरव्यू नहीं हुआ, उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन उसका इंटरव्यू नहीं हुआ। अब उसके माइंड में क्या थॉट आएंगी? सबसे पहले मैं जॉब ही नहीं हासिल कर सकता, मैं क्योंकि मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ, या मैं इस काबिल नहीं हूँ इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रही। अच्छा, तो ये जो सिचुएशंस होती हैं ओवर जनरलाइज होती हैं किसी एक सिंगल इवेंट की वजह से, एक सिंगल इवेंट की वजह से। उसके बाद है कंसीक्वेंस, क्या नतीजा निकला। जो जॉन है वो होपलेस, मतलब कि नाउमीदी फील कर रहा है जिसकी वजह से वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेगा फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी में, और वो अपने कैरियर लाइफ की अपॉर्चुनिटी में लिमिटेड हो चुका हुआ है। उसके बाद है मेंटल फिल्टर। अच्छा, मैम उम्मे एमन ने कहा कि नेट की वजह से वॉइस सही नहीं आ रही। फिर बार आप अप्लाई करें, मे भी शायद आ जाए आवाज़ सही। अच्छा, मतलब कि कॉल डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा आप करें कनेक्ट। मेंटल फ़िल्टर, मेंटल फ़िल्टर की बात करें तो मेंटल फ़िल्टर में ये होता है कि आपका जो फोकस होता है ना ज़्यादातर आपके नेगेटिव थॉट्स पे होता है, नेगेटिव सिचुएशंस पे होता है, इस किस्म की डिस्टोर्शंस में, और आप पॉजिटिव चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, पॉजिटिव चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, पॉजिटिव सिचुएशंस को अपने माइंड में नहीं ला रहे होते। तो ये मेंटल फिल्टर डिस्टोर्शन जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर इस पर फोकस ना किया जाए तो डिप्रेशन का इंसान शिकार हो जाता है। इसके अलावा जो ओवर जनरलाइजेशन है वो भी डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। ओवर जनरलाइजेशन डिस्टोर्शन, इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर एक पर्सन ने जैसे कि मैम उम्मे एमिन कह देती है, या मैम सबिया कह देती है, या मैम रज़िया कह देती है कि आपने सेमिनार वर्कशॉप बहुत अच्छा दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब कि 3 ने मेरी इस हवाले से ना मुझे अप्रिशिएट किया, बाकी 5 ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मुझ पर क्रिटिज़म की कि हमारा वक्त ज़ाया किया है, आपने कोई अच्छा पॉइंट नहीं बताया सीबीटी को लेकर। तो मैं उन 5 पॉइंट को
अपने माइंड में ज़्यादा सोचना शुरू कर दूँगा कि इसने मेरी अप्रिशिएट नहीं किया, और मुझे डीमोटिवेट किया इस वाले से, तो ये मेरे माइंड में चलते रहेंगे। तो हमारा जो फीडबैक होता है ना माइंड के अंदर, वो मेंटल फ़िल्टर जो है ना वो सही होना चाहिए। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए ताकि हम हमारी नेगेटिव चीज़ों के साथ फाइट कर सकें। तो जैसे कि अक्सर मर्द हज़रात क्या कहते हैं एट द लास्ट, चलो कोई गल नहीं, 10वीं ते पढ़िया है, चलो कोई गल नहीं, 14वीं ते पढ़िया है, चलो कोई गल नहीं, अपना घर ते कारोबार है ना, जे पढ़िया लिखिया नहीं। तो इसी तरह ये जो चीज़ें होती हैं ये मेंटल फिल्टर का काम करती है, जिससे क्या होता है कि हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बने रहते हैं। सिचुएशंस मतलब कि इमिली है वो, इमिली जो एक लड़की का नाम है, वो परफॉर्मेंस रिव्यू कर रही है, मतलब कि अपने परफॉर्मेंस लोगों से ना, उसने क्लास में या सेमिनार वर्कशॉप में परफॉर्मेंस दी है, तो वो 90% उसे फीडबैक मिलते हैं बहुत अच्छे। लेकिन एक फीडबैक ऐसा मिलता है कि जिसमें उसमें उस फीडबैक में लिखा होता है कि आपको यहाँ पे ना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो उस एक फीडबैक को लेकर बहुत ज़्यादा अपने माइंड में सोचना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ज़्यादातर एस्पेक्ट पैदा करती है मेंटल फिल्टर डिस्टोर्शंस का। डिस्टोर्टिव थॉट्स क्या आई है, जैसे कि उसके जो ईमेल है उसका जो बॉस था, उसने कहा कि उसने अपने माइंड में सोचा कि जो मेरा बॉस है वो ये सोच रहा है कि मैं उसकी जॉब के लिए ख़तरनाक हूँ, जबकि उसके बॉस ने ये कहा था कि तुम्हें ये इस काम पे इस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है। तो उसने ये अपने माइंड में खुद से बैठा लिया, जैसे कि लड़कियों को अज्यूम करने की खुद से आदत है, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग में ज़्यादा मुब्तला होती हैं इस वजह से। और ओवर थिंकिंग के लेक्चर में मैंने इसी चीज़ पे मैंने बात की थी कि ज़्यादातर अज्यूमिंग का जो चीज़ें होते हैं वो लड़कियों के अंदर ज़्यादा होती है, वो खुद से ज़्यादा अज्यूम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो ओसीडी का पेशेंट्स की ज़्यादातर जो रेशियो है वो लड़कियों की, ओसीडी डिसऑर्डर की, वो लड़कियों की इसी डिसऑर्डर में ज़्यादा फॉलो होती हैं। कंसिक्वेंस क्या है कि कंसिक्वेंस ये है कि जो ईमेल है वो इनसिक्योर फील करना शुरू कर दिया उसने अपनी काबिलियत को लेकर। ओके मैम, जैबी अतारिया ने क्या किया, ओके मैम, ओके। कंसिक्वेंस क्या है कि जो बता रहा था मेंटल फिल्टर का, जो ईमेल है उसने खुद से अज्यूम कर लिया था एक नेगेटिव फीडबैक की वजह से, जिसकी वजह से उसके अंदर जो अपनी काबिलियतों पे भी उसने इनसिक्योर अपने आप को करना शुरू कर दिया, और वो काम में भी कम एंगेज होना शुरू होगी। डिस्टोर्शन, डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव डिस्टोर्शन। अच्छा, ये ऐसा डिस्टोर्शन है कि जिसमें आप डिसमिस कर देते हैं या मिनिमाइज कर देते हो पॉजिटिव एक्सपीरियंस को और अचीवमेंट्स को। मतलब कि आपने पॉजिटिव अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा की है, एक्सपीरियंस पॉजिटिव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लिए हैं, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब कि एक पीएचडी वाला लड़का था, उसे ना जॉब नहीं मिल रही थी, और उसने पीएचडी की हुई थी डॉक में। तो मैंने उसे कहा यार, वो मैं इत्तेफाकन एक जगह जॉब देने के लिए गया हुआ था, तो वो मेरे पीछे बैठा हुआ था, तो मैं हम एक दूसरे से ना पूछ रहे थे कि हमने, तो पूछ रहे थे, रिव्यू ले रहे थे। तो कहता है कि मैंने पीएचडी की हुई है और मुझे 2 सालों से जॉब नहीं मिल रही। यंग था, यंग मतलब कि उसने ना जॉब नहीं की थी बिल्कुल, ये समझ लें कि 24 साल का लड़का था, 24-25 साल का, और पीएचडी की, मुझसे तकरीबन 5 साल 4 साल छोटा। तो मैं हैरान, तो मैंने कहा आपने पीएचडी की हुई है और आप ऐसा कह रहे हैं। कहता है यार छड्डो यार की पीएचडी की थी है, पीएचडी वाले ने पाकिस्तान से कोई पहुँचता नहीं। तो आगे से उसने भी वाह याद गाली भी निकाली पीएचडी की डिग्री को। तो इंसान अपनी अचीवमेंट को ना धुतकार देता है, डिसमिस कर देता है। तो मेरे माइंड में आ गया, मैं हंस पड़ा उसके बातों में। तो
मैंने कहा यार ऐसी सोच ना रखो, इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। और हीले में वसीला है, अल्लाह ताला ने जहाँ पे रिज़्क़ लिखा है तो वो पहुँचा देगा। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं ना हमारे, ये सीबीटी थेरेपी की तरह हम जब हम इस तरह जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ना उम्मीदी वाले रास्ते हमारे खुल जाते हैं। मैंने कहता हाँ यार ये तो है कि अल्लाह ताला ने जिथे लिखिया दाना उत्थे तो पहुँच ही जाना है। ओके मैम रोशनी। ओके। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि डिसकंटिन्यूइंग द पॉजिटिव, मतलब कि आपने कोई एक्सपीरियंस किया है, अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है या पॉजिटिव आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट लिया है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि एक सिचुएशन है, सिनेरियो में बताई कि जो टॉम है वो प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी तरह कामयाब होता है, जो प्रोजेक्ट में उसे चैलेंज दिया गया है, लेकिन उसके माइंड में अब थॉट क्या आती है कि मैंने अब ये जो काम किया हुआ है ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने जो ये काम किया ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये जो मैंने काम मुकम्मल कर लिया है। अब ये जो खुद को कहना या दूसरों को कहना कि ये जो काम मैंने प्रोजेक्ट का मुकम्मल किया है ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये एक किस्म के अंदर जो है ना टॉम जो कि एक लड़का है, इसके अंदर ये कंसिक्वेंस आ सकते हैं कि वो अपने इल्म को खुद से ही फेल कर रहा है, इसलिए क्योंकि वो हार्डवर्क और टैलेंट को अपने टैलेंट की वजह से उसने जो अचीवमेंट की है वो उसकी लो सेल्फ एस्टीम की तरफ उसे लेकर जा सकती है अगर वो इस तरह से सोच रहा है तो। उसके बाद है पाँचवें नंबर पे मैं अब शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि ये टोटल जो है वो 17 डिस्टोर्शन है, तो टोटल 20 है लेकिन उसमें 17 डिस्टोर्शन है, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट अब बताऊंगा। जंपिंग टू कंक्लूजन में यही होता है कि आप एविडेंस जो है मुनासिब जो एविडेंस के बगैर जो है ना आप खुद से अज्यूम करना शुरू कर देते हो और अपने नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो उनकी तरफ लेके जाना शुरू कर देते हो। जैसे कि माइंड रीडिंग में आप खुद से दूसरे को माइंड को अज्यूम करना लग जाते हो कि उसने ये सोचा होगा मेरे बारे में। और फॉर्च्यून टेलिंग में ये होता है कि आप खुद से प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हो कि अगर उसने खुद से ये सोचा तो इसी वजह से ये आउटकम्स मुझे ये देखने को मिल सकते हैं, तो बगैर किसी सबूत के आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं। स्नैरियो में अगर बात करें, माइंड रीडिंग स्नैरियो की बात करें तो इसमें लीसा जो एक लड़की है वो कोवर्कर्स है और वो खुद से अज्यूम कर रही है कि दूसरे मेरे हवाले से इस तरह से मजाक कर रहे हैं, जबकि उसके माइंड में इस तरह का जो सोचना किया है कि उसकी रिडिकुलस पैदा करेगा, ख़राबी पैदा करेगा, जिसकी वजह से वो ख़ुद को आइसोलेट करेगी, सोशलाइज नहीं होगी और को वर्कर्स के साथ ज़्यादा बिहेव अच्छा नहीं रखेगी और मिस बिहेव ज़्यादा करेगी, पॉजिटिव इंट्रैक्शंस कम रखेगी। फॉर्च्यून टेलिंग में भी ये होगा कि प्रिपेयरिंग करेगी अपनी प्रेजेंटेशंस को। फॉर्च्यून में जैसे कि एक सिनेरियो बताया गया है कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हो और आपका यकीन होता है कि ये प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ख़राब बनी है, मतलब कि आपका माइंड में खुद से आ जाता है, तो आपके माइंड में इतना यकीन रखना क्या होगा कि आप दूसरों के जो हंसनापन, दूसरा जो आपके प्रेजेंटेशन पे हंस रहे हैं ना वो उसको भी हंसना भी, जबकि वो आपकी प्रेजेंटेशन पे नहीं हंस रहे लेकिन उनके हंसने को भी लेकर भी आप यही सोचोगे कि इन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन पे हंसे हैं, जबकि वो आपकी प्रेजेंटेशन पे नहीं हंस रहे थे। इस तरह के जो कंसिक्वेंस होते हैं वो आपको एंग्जाइटी की तरफ लेके जाएंगे, आपके अंदर मज़ीद ख़राब किस्म की परफॉर्मेंस पैदा करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को कम करेंगे। मैग्निफिकेशंस एंड मिनिमाइजेशंस डिस्टोर्शन। मैग्निफिकेशन और मिनिमाइज डिस्टोर्शन जो है वो नेगेटिव इवेंट्स को लेकर आप ख़ुद को उन नेगेटिव इवेंट्स में या ख़ुद जिन चीज़ों में आप मुब्तला हो चुके हैं उसके पॉजिटिव इवेंट्स को लेकर सिग्निफिकेंस कर देते हैं। मतलब कि आप मैग्निफिकेशंस में ये कर रहे होते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार दोहरा कर आप अपनी थॉट्स को प्रोपोर्शंस कर रहे होते हैं, उजागर कर रहे होते हैं। मतलब कि मैंने, अक्सर लोगों में होता है ना ग्रैंडियोसिटी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, वो एक ही चीज़ को बार बार दोहरा के कह रहे होते हैं, ठीक है, मेरे वर्गा तो इंसान ही नहीं, तो ये मैग्निफिकेशन थॉट होती है, डिस्टोर्शन होती है। और ये बाइपोलर डिसऑर्डर के हाइपोमैनिक में और
मैनिक वाले पेशेंट्स में पाई जाती है ग्रैंडियोसिटी टाइप सिम्टम्स और ये मैग्नीफिकेशन टाइप डिस्टोर्शन। उसके बाद मिनिमाइजेशन डिस्टोर्शन की बात करें तो आप श्रिंकिंग कर रहे होते हैं सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को। मतलब कि अगर कोई पॉजिटिव चीज़ें आपको देता है तो कहते हैं छाड़ी यार ऐस तो चंगा तो मैं किता है ए वे कोई कह रहे होगा कि मतलब कि कोई पॉजिटिव दूसरे के बारे में भी बयान करा होगा कि फ़लाँ ने लेक्चर बहुत अच्छा दिया, तो आप कहेंगे इससे अच्छा तो इलेक्शन मैं दे सकता हूँ, फ़लाँ ने की किता छाड़ में। तो मिनिमाइजेशंस में आप खुद को मिनिमाइज़ भी करे होंगे और दूसरे को भी मिनिमाइज़ करे होंगे, और सॉरी दूसरे को मिनिमाइज़ करे होंगे, अपने आप को नहीं करे होंगे। स्नैरियो की बात करें मैग्नीफिकेशंस में ज़ाहिर सी बात है कि इसमें इम्पोर्टेंट मीटिंग्स वगैरह कॉफ़ी वगैरह जो ऐना है वो एक कॉफ़ी लेती है इम्पोर्टेंट मीटिंग से पहले, लेकिन क्या है कि वो उसके माइंड के अंदर एक थॉट ये आती है कि वो डिज़ास्टर में मुब्तला है, मतलब कि तबाही में आ सकती है अगर वो हर एक चीज़ को नामुकम्मल छोड़ दे, मतलब कि कॉफ़ी को ना छोड़ दे। सॉरी, इसमें मैग्नीफिकेशंस में ये है कि ऐना जो है वो मीटिंग से पहले कॉफ़ी लेती है और कॉफ़ी जो होती है उसकी शर्ट में गिर जाती है। अब वो सोचती है कि ये जो शर्ट में जो कॉफ़ी गिरी है ये उसको किसी न किसी ख़तरे में डाल सकती है, जो कि उसकी सोच को गैर यकीनी बना रही है। नतीजे क्या आती है, ऐना जो है वो एक एंग्जाइटी में भी आ सकती है और डिस्ट्रैक्ट में भी आ सकती है मीटिंग में, जब वो मीटिंग में परफॉर्मेंस दे रही होगी। मिनिमाइजेशंस की बात कर रहे हैं तो सिचुएशंस इसमें कुछ इस तरह से बताई है कि ये एक लड़की है, उसने ना गिफ्ट वसूल किया है अपने काम के बदले में, और वो सोचती है कि ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके माइंड में ये जो चीज़ें आती हैं जो उसने गिफ्ट लिया था अपने काम के बदले, वो उसके माइंड के अंदर ये भी पैदा करेगा कि ये तो काम कोई भी कर सकता था। तो ये नेगेटिव ये मिनिमाइजेशंस में ये चीज़ें आती हैं। इमोशनल रीजनिंग भी आ जाती है। इमोशनल रीजनिंग डिस्टोर्शन जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि आप रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने इमोशंस को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और दूसरे को और कह रहे होते हैं कि दूसरा जो है वो लाजमी सच बोले मेरे साथ। अब ज़ाहिर सी बात है कि सच और झूठ हर एक इंसान के अंदर है, सिवाय अम्बिया कराम को छोड़कर, क्योंकि अम्बिया कराम झूठ और गुनाहों से पाक है। कोई भी इंसान ये कहता है कि ना मैं सच्चा हूँ, कोई भी सहाबा कराम जैसे कि नबी के वसल्लम के सोबत में रहे हैं तो उनका मामला और अल्लाह के हाज़िर नाज़िर, लेकिन ताबीन का मामला भी अल्लाह के हाज़िर नाज़िर। लेकिन उनके बाद के आने वाले जो लोग हैं वो जो भी कहता है कि भाई मैं सच बोलता हूँ या सच बोलता रहा हूँ, एक्चुअल में नहीं, कहीं ना कहीं इंसान ख़यानत कर रहा होता है। और अम्बिया कराम के अलावा कोई भी सादकीन नहीं हो सकता, अम्बिया कराम के अलावा कोई भी अमीन नहीं हो सकता। तो जब हम दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि दूसरा लाजमी ये चीज़ करें, तो ये भी ये आमतौर पर ये जो है ना इमोशनल रीजनिंग, ये आज के दौर में हर एक इंसान के अंदर है, मेरे अंदर भी है, हर एक इंसान के अंदर है। फीमेल्स के भी है, मेल्स के अंदर भी है, बराबर है। अगर बल्कि फीमेल्स जो है वो ज़्यादा से इमोशनल रीजनिंग दिखाएंगी, मेल जो है वो ज़्यादा से इमोशनल रीजनिंग दिखाएंगी। कि मेल्स कहेगा कि मैंने ये किया है तो अगले के इंसान के इमोशंस भी ऐसे ही होने चाहिए, और फीमेल्स भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड करेंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों का ये डिस्टोर्शंस है कहीं ना कहीं ख़राबी की तरफ लेकर चले जाएगा, इरेशनल बिलीव्स की तरफ लेकर चले जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी से खौफज़दा होते हो किसी एक सिचुएशंस को लेकर और आप नतीजा निकालते हो ये मेरे लिए ख़तरनाक है, ठीक है, मतलब कि अगर एक इसलिए तो नबी के वसल्लम फरमाया कि औरतों से कि अपने खावन के साथ खावन की नाशुक्री ना करो, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो औरतें देखी हैं दोज़ख में वो खावन की नाशुक्री करने वाली औरतें देखी हैं। अब कुछ अक्सर औरतें ये भी कहती हैं कि जहन्नम में अगर औरतें ज़्यादा हैं तो औरतों की तादाद भी पूरी दुनिया में ज़्यादा है। तो ये आप ये भी एक्सपेक्ट करें
कि हदीस में ये बताया गया है कि जो खावन की नाशुक्री करती हैं, मतलब कि जितनी भी औरतें खावन हस्बैंड रखती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो नाशुक्री के सबब की हैं, इसलिए उनकी तादाद ज़्यादा है इस मामले पर। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल रीजनिंग रखती हैं, ठीक है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि खावंद 99% अगर सही कर रहा हो ना, तो वहाँ जाने अनजाने में या कोई गुस्से में या कोई ऐसी बात कह देगा, तो वो सारी 99% जो चीज़ें हैं ना, जो उसने बहुत अच्छी की हैं ख़तून के साथ, अपनी बीवी के साथ, वो जो उसकी बीवी है ना, वो 99 सारी चीज़ें उठाकर उसके मुंह पे फेंक देगी कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी, मैं जब से आई हूँ तुम्हारे घर, मुझे सारी ज़िंदगी तुमसे सुकून नहीं मिला, ये कह कर। तो अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है कि इस कुफर के सबब वो जहन्नम में होंगी, और मना भी किया है कि वो अपने खामन की नाशुक्री ना करो। अच्छा, सिचुएशंस क्या है इमोशनल रीजनिंग में? सिचुएशन इस तरह से बताई गई है कि एलेक्स जो है वो फील करती है, वो खौफजदा है कि वो बोल नहीं सकती पब्लिक में, जबकि अगर हक सच वाली जो बात है ना, वो आप पब्लिक में बोलो, ठीक है। और पब्लिक में आज के दौर में हक सच को कोई सुनना पसंद नहीं करता। अगर एक फ़ीमेल के सामने कोई ऐसी क्रिटिकल हदीस रख दी जाए जो उसकी ज़ात के ख़िलाफ़ हो, वो सुनना पसंद नहीं करेगी। यहाँ तक कि कुरान की एक आयत एक मर्द के सामने रख दी जाए कि उसने कैसा रवैया दिखाना है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो हमें फ़ील कराते हैं, खौफज़दा करते हैं रियल लाइफ में भी, कि अगर दूसरा भी बोले तो हम खौफज़दा हो जाएंगे, क्योंकि हम अमल नहीं कर सकते उन चीज़ों पे। जबकि इंसान अगर सोचे कि हम अमल कर सकते हैं, तो दैन अल्लाह ताला राहें हमवार करता है। अच्छा, एलेक्स ने जैसे कि फ़ील किया कि वो खौफज़दा है कि वो पब्लिक में बोल नहीं सकती, अब उसके अंदर ये जो सोच है उसको नर्वस फील कराएगी, और वो पब्लिक में बुरी तरह से बोल सकती है, मतलब कि वो बोल ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल से बोलेगी। नतीजा क्या निकला? एलेक्स जो है उसको अगर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो पब्लिक के सामने बोले, तो वो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के जो उसके अंदर आई है, पैदा हुई है, वो उसको छुपाना शुरू कर देगी। मतलब कि अगर अकेले में उसे डिस्कस किया जाए तो वो बहुत अच्छा बोलेगी, लेकिन अगर उसको इज्तिमाई लेवल पे, पब्लिक लेवल पे अगर वो उसे बोलने के लिए कहा जाए तो वो नहीं बोलेगी। इसी तरह अगर मैं सेमिनार वर्कशॉप दे रहा हूँ, अगर मैं फ़िज़िकल लेवल पे अगर मैं दूंगा, बोल तो सकता हूँ मैं और दे भी सकता हूँ स्पीच वगैरह फ़िज़िकल, तो क्या है कि शुरू में मेरी टांगें कांपेंगी। मुझे होता है, फर्स्ट और सेकंड टाइम होता है, जहाँ पे भी मैं न्यू फ़िज़िकल पब्लिक लेवल पे स्पीक दे रहा होता हूँ ना, तो मेरा जो ब्रीथिंग सिस्टम है ना, वो फास्ट हो जाता है, नर्वस थोड़ा सा फील करता हूँ। लेकिन जहाँ पे मैं 1-2-3 मरतबा रन होता हूँ ना, तो बिल्कुल भी मैं नॉर्मल वे में देता हूँ लेक्चर वगैरह, सेमिनार वगैरह। तो जबकि मैंने अपने अंदर ये डर नहीं पैदा किया, मैं बस ये रखता हूँ यार, जैवेंदर ये मैं चीज़ करनी है, ठीक है, मैं नहीं डरता सिवाय अल्लाह तो। मुझे ये सिवाय अल्लाह तो ये जो चीज़ है ना, मुझे मुझे कि मैंने डर रखना सिर्फ अल्लाह के लिए, तो मुझे मेरे इमोशंस को रेगुलेट करता है। शुल्ड स्टेटमेंट, शुल्ड स्टेटमेंट में ये होता है कि आप अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उसको आप कहते हैं कि ये होना चाहिए और लाजमी होना चाहिए। मतलब कि आप चाहते हो कि अगर आप कहेंगे, सपोज मैं अगर कहूँ कि जैसे कि सेमिनार वर्कशॉप में जितने भी हैं सबको कुरान पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए, जेड़ा ना पढ़े वो सारे जहन्नमी, मैं नहीं कहता माज अल्लाह। अब ये जो थॉट है शुल्ड वाली स्टेटमेंट वाली कि करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, तो ये मेरे माइंड के अंदर डिस्टॉर्शन है, ठीक है। तो क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक लाइफ है, मुझे नहीं पता कि आप अपनी लाइफ में कितना मसरूफ़ है, और उस मसरूफ़ वाली ज़िंदगी में आप कितना कुरान पढ़ते हैं, कितने नमाज़ें पढ़ते हैं, कितना क्या करते हैं। हाँ, हक सच पहुंचा देना वो हर एक नबी के उम्मत के लिए, फ़र्द के लिए फ़र्ज़ है कि हक सच पहुंचा दे,
लेकिन क्या है कि आगे आगे वो अमल करे या ना करे वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि क़यामत के दिन अगर हमारी पूछ गुछ होनी है और अगले बंदे ने कह दिया कि तुमने इसको बताया नहीं था, तो वहाँ पे हमारी पकड़ होनी है। इसलिए हक सच पहुँचा देना हम पे लाजिम है। तो अच्छा, इसमें जैसे कि बता रहा था मैं, तो ये शुल्ड वाली स्टेटमेंट वाली, शुल्ड और मस्ट वाली स्टेटमेंट जो है ना, ये भी ये डिस्टोर्शंस का शिकार है। तो इसलिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने क्या दिया, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौन होते हैं हिदायत देने वाले, और ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका तो बस काम ये है कि आप सिर्फ सिर्फ राय हक को पहुंचा दें। हदायत देना या ना देना ये हमारे काम है। आप कह रहे हैं ये हदायत पे अमल करें, करें, लाजमी करें, जो कि सहाबा कराम है, जो मुनाफिकीन है, उनको भी आप कह रहे हैं लाजमी अमल करें। नहीं, ये आपका काम सिर्फ हक सच को पहुंचा देना है। शुल्ड और मस्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये अल्लाह के पास है, अल्लाह की मर्जी है कि वो किसको हदायत देता है, कितनी देता है। बस आपका काम है हक सच पहुंचा देना। ओके, तो कुरान का भी हवाला मैंने आपको बता दिया। सिचुएशन, Megan feels stressed because she believes she must always excel at work. अच्छा, जो मेगन एक लड़की है वो फील करती है और फील करते हुए स्ट्रेस में आती है कि उसका यकीन बन चुका है कि वो काम जहाँ पे काम कर रही है ना, उसको एक्सेल का लाजमी काम आना चाहिए। अब एक्सेल का काम लाजमी आना चाहिए, उसको नर्वस करा रहा है, जबकि वो अगर ये उसको नर्वस करा रहा है तो वो सीख सकती है, ठीक है। तो लेकिन लाजमी आना चाहिए, उसकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका हुआ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मे भी अगर वो सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है और जहाँ पे सिलाई बुटीक में वो लड़की काम कर रही है, अब वहाँ पे एक्सेल का काम ही नहीं, लेकिन वहाँ पे ये सोचना शुरू कर दे खुद से कि यहाँ पे एक्सेल का लाजमी काम होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए माइंड में। अच्छा, मैं अगर मज़ीद इसके डिस्टोर्टिव थॉट्स और कंसीक्वेंस को नहीं पढ़ूँगा, ये आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने शेयर कर दिया हुआ है PDF। उसके बाद लेबल एंड मिस लेबलिंग। इसमें क्या होता है कि आप लेबल लगा लेते हो कि है ही एंड द इंसान, एन होते कोई समझ नहीं आएगी। मिस लेबलिंग में ये होता है कि आप गलत जगह लेबल लगाना शुरू कर देते हो। लेबल मतलब ये है कि आप नेगेटिव लेबल लगाते हो, और नेगेटिव लेबल मतलब कि कोई भी चीज़ लगाना शुरू कर देते हो, अटैचमेंट लगाना शुरू कर देते हो। मतलब कि अगर एक लड़की से धोखा मिलता है तो एक लड़का कहता है कि सारी लड़कियां बेवफा हैं, तो ये लेबलिंग आ जाएगा वो, और साथ में मिस लेबलिंग भी आ जाएगा, डिस्टोर्शन उसके माइंड में, तो वो मिस लेबल कर रहा है एक शख्स के बुरा करने पर सभी को, क्योंकि उसके अंदर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं था, इसी वजह से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ख़ुद को बुलाते हो कि लूज़र, मैं एक नाकाम शख्स हूँ, और क्योंकि आप नाकाम हो चुके हो एक जगह से, तो ये जो चीज़ है आपको, आप खुद को लूज़र कहना शुरू कर देंगे, लेबल लगाना शुरू कर दोगे अपनी ज़ात को, या मिस लेबलिंग करना शुरू कर दोगे। ज़रूरी नहीं है खुद को करें, आप दूसरों को भी कर सकते हैं लेबल और मिस लेबलिंग, अपने आप को भी कर सकते हो लेबल और मिस लेबलिंग। पर्सनलाइजेशंस, पर्सनलाइजेशंस में ये होता है कि आप खुद को ही कसूरवार समझते हो और दूसरों को भी जो है वो इस कसूरवार का जुमा समझते हो। मतलब किसी ने कुछ काम किया तो उसकी वजह से आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचा, तो आप कहते हो कि इसका कसूरवार भी मैं खुद का ही हूँ, ठीक है। जबकि अगले इंसान की गलती होती है तो उसके अगले इंसान की गलती को भी आप खुद को ही कसूरवार समझ रहे होते हो, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी बता रहे होते हो कि ये मेरी ज़िम्मेदारी थी जिसकी वजह से ये इस तरह के नेगेटिव आउटकम्स निकले। तो पर्सनलाइजेशन में होता है कि अपनी ज़ात को ही बुरा भला कहना। अच्छा, ये पर्सनलाइजेशन जो होती है ना, ये सूफीज़म में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सूफीज़म जैसे कि 18वीं सदी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, 17वीं सदी में, और अब भी सूफीज़म चल रहा है। इस्लाम की एक सूफीज़म की मतलब कि एक औलिया कराम की एक शाख है सूफीज़म। इसमें क्या होता है कि वो पर्सनलाइजेशंस कही जाती है। पर्सनलाइजेशंस में ये होता है कि अक्सर आपने सुना होगा कि मैं गौस पाक का कुत्ता हूँ, या फिर
इसी तरह बहुत से मतलब कि पर्सपेक्टिव लेवल पे पर्सनलाइजेशंस कही जाती है कि ख़ुद को वो ब्लेम कर रहे होते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ। तो ये जो पर्सनलाइजेशंस होती हैं, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेगेटिव आउटकम्स को जो है वो कंट्रोल करती है। लेकिन क्या होता है कि ये भी एक किस्म का डिस्टोर्शन है। आप देख लें कि इतना कुछ साइकोलॉजिकल तौर पर एक्सप्लेन किया गया है, और हमारा जो है वो जैसे कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, फिर भी हम इंसान अपने आप को जानने के बावजूद उन चीज़ों में लेकर जा रहे होते हैं। तो कोई इंसान ये कहता है कि कुत्ते में ज़्यादा वफादारी है, जबकि अगर इंसान कुत्तों से भी गया गुजरा है, तो ये चीज़ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लेबलिंग और मिसलेबलिंग कर रहा है या पर्सनलाइजेशंस कर रहा है ख़ुद को भी। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान की जो नेचर और न्यूचर है वो कभी भी बदल सकती है, अल्लाह जिसे तौफीक दे। खैर, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इस पर भी 1.5 घंटा लेक्चर दिया जा सकता है पर्सनलाइजेशंस पे, क्योंकि ये सूफ़ीज़म की मुझे भी सूफ़ीज़म पे कंप्लीट डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद बात है ब्लेमिंग अदर्स। मैम नादिया, आपने कुछ टाइप करके डिलीट किया है। एनीथिंग एल्स आप डिस्कस कर सकती हैं। अगर कोई चीज़ आपको नागवार गुजरती है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपस में अकोमोडेट होके, म्यूचुअल अंडरस्टैंड होके हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ओके, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लेमिंग अदर्स, खुद दूसरों को कसूरवार समझना। पर्सनलाइजेशन में हम खुद को क्या कर रहे होते हैं, ब्लेमिंग अदर्स में हम दूसरों को कर रहे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर के, इसकी कसूरवार तुम हो या तुम हो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को लेकर। तो ये जो डिस्टोर्शंस होता है, जैसे कि मैं एक मूवी देख रहा था, अक्सर मैं हिंदुओं की मूवी देखता हूँ, तो हिंदुओं से मुराद ये है कि उनके अक्सर फिल्म में ना मंदिर वगैरह दिखाए जाते हैं। तो एक लड़की के साथ जब कोई नागवार वाक़या गुजरता है, या लड़के के साथ नागवार वाक़या गुजरता है, तो वो मंदिर जाता है, तो या मंदिर जाती है, तो वो उसे कह रही होती है ये जो वाक़या गुजरा है इसके कसूरवार तुम हो, भगवान को कह रही होती है अपने ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है दूसरों को कसूरवार ठहराना या इस तरह से कसूरवार ठहराना, तो ये जो चीज़ होती हैं ये भी दिमागी ख़राबी होती है। तो उसमें इंसान अपने आप को देखे कि क्या चीज़ उसकी वजह से एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये तब्दीली आई, जिसकी वजह से वो ख़राबी हुई एक्सटर्नल फैक्टर्स में। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में ख़राबी की वजह से क्या है कि वो जो है वो इस कसूरवार अपने आप को समझने की बजाय दूसरों को कर रहा है। जब जैसे कि इसकी सादक से एग्जांपल कुरान के हवाले से दूँ, तो कुरान में सबसे पहले फसादियों का जिक्र है, फसादियों का, फसाद का, ला युफसिदून, ठीक है, कि ये ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा। फिर ने भी कहा फसाद बर्पा करेगा, और जब बनी इसराइल का जिक्र किया गया उसमें भी फसाद बर्पा करेगा वाले वाक़यात आए, फसाद पैदा करने वाले जिक्र आए। उसमें क्या होता था कि वो बनी इसराइल की कौम अपने आप दूसरों को ही कसूरवार समझती थी। मतलब कि अगर वो पहाड़ भी अल्लाह ताला ने आसमान में खड़ा कर दिया, उससे पहले उन्होंने क्या कहा कि अगर तेरा अल्लाह इतना है, अगर हमने बैल को, बछड़े को मजबूत बना लिया है, तो चलो हम अपनी जानों को कत्ल करते हैं, और जो शिरक कर रहे हैं उनको हम कत्ल करते हैं और अल्लाह पे ईमान ले आते हैं, लेकिन अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर कर सामने। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैम नादिया ने कहा है कि नेट का इशू है, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। ओके, तो क्या था, वो भी अल्लाह को ब्लेम करते थे। अल्लाह को ब्लेम किस तरह से करते थे, अपनी गलतियों की वजह से अल्लाह को ब्लेम इस तरह से करते थे कि अल्लाह अगर है तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आ जाता। फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ ऊपर ला खड़ा कर दिया और कहा कि ये जो तुम्हें आयातें दी हैं या मसफ़ दी हैं, इसको मजबूती से थामे रखो और इस पर अमल करो। तो उन्होंने डर की वजह से, अपने मौत के डर की वजह से उन पर अमल करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि जब उन्होंने मूसा से फरमाइश की कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं,
तो बिजली आ चमकी और उनकी जानें निकल के और अल्लाह ताला ने फिर अपनी रहमत से उनको ज़िंदा कर दिया। तो ये वाहिद कौम है कि जिसको ये वाहिद कौम है जिसको मार कर अल्लाह ताला ने दोबारा से ज़िंदा किया था। इसके अलावा कोई भी इस पूरी दुनिया की मखलूक नहीं है सिवाय बने इसराइल के, जिसको अल्लाह ताला ने मार कर दोबारा से ज़िंदा किया था। खैर, अच्छा, ब्लेमिंग अदर्स में ये होता है कि हम दूसरों को ही कसूरवार समझ रहे होते हैं। जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारी वजह से तब्दीली आई होती है तो हम कह रहे होते हैं ये इसकी वजह से हुई है, जबकि वो हमारी वजह से उस एक्सटर्नल फैक्टर में तब्दीली आई होती है, जिसकी वजह से हम दूसरों को ही कह रहे होते हैं कि नहीं है। जैसे कि कचरा फेंकते हैं, तो अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी कि एक कचरा फेंकने वाली जगह पे ना रिसर्च हुई थी। रिसर्च इस तरह से हुई सन 1940 के करीब के एक जगह ना जो था फेंका जा रहा था कचरा, तो उन्होंने अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए कि वो कचरा ना फेंके, उन्होंने एक ऐड चलाई कि एक पिक्चर्स बना दी और उस पिक्चर में रोना शुरू हो गए थे। मैम सभी आप कुछ एक सवाल है आपका कोई? खैर, मैं वो अमेरिका में वो जो रिसर्च है उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा ताकि मज़ीद जल्दी मुकम्मल कर सकूँ। फालसी ऑफ चेंज डिस्टोर्शन, इसमें क्या होता है कि हम डिज़ायर्स और अपनी जो चेंजेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनमें जो तब्दीली आती है उनके मुताबिक हम अपना यकीन बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब कि अगर एक चीज़ हमारी लाइफ में अच्छी हुई है तो हम कहते हैं कि इसी वजह से आगे मज़ीद चीज़ें पैदा होंगी। डिस्टोर्शन, उम्मे ऐमन आई थिंक उम्मे ऐमन का भी शायद इंटरनेट का इशू है। अच्छा, फालसी ऑफ फेयरनेस की बात करें तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे का जो कंसेप्ट है वो गलत है, और ये जो बिलीव है आपकी लाइफ में बन चुका होता है, बिलीविंग दैट लाइफ शुड बी फेयर, मतलब कि आपका बिलीव बन चुका होता है कि जो लाइफ है वो ख़तरे से खाली नहीं है, और दूसरे भी आपके कंसेप्ट को लाजमी तौर पर एडेयर करें। ओके मैम, उमें चलेगी। आई थिंक जो सेमिनार वर्कशॉप है वो बहुत लंबा हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी क्विट कर गए हैं। तो मेरी कोशिश है मैं जल्दी से मुकम्मल करूं, और ताकि इंशाल्लाह और ये वीडियो है आज रात तक या सुबह तक अपलोड हो जाएगी। ओके। अच्छा, हेवन फालसी ऑफ फेयरनेस की बात कर रहा था, जैसे कि इसमें एक सिचुएशन मैंने कुछ इस तरह से बताई गई है कि एक को वर्कर्स है वो बहुत ज़्यादा अपसेट फील करता है कि उसको प्रमोशन नहीं मिल रही और वो प्रमोशन चाहता है। अब इसके माइंड में ये चीज़ें चलना उसको ख़तरे में खौफज़दा कर रहा है, और उसके अलावा से और यही वजह है कि उसको ये खौफ जो है वो मज़ीद प्रमोट करा सकता है उसको अंदर, किस किस्म का, कि उसके अंदर मज़ीद चेंजेस नेगेटिव थॉट्स पैदा हो सकती हैं। हेवन रिवार्ड पॉलिसी, इसमें यह होता है कि आप जो एक्सपेक्टिंग हार्डवर्क होता है ना, आपने हार्डवर्क किया है उसके मुकाबले में आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये जितने भी कुर्बानियाँ हैं ये इन कुर्बानियों के बदले मुझे कोई ना कोई रिवार्ड मिलना चाहिए, और अगर वो आपको नहीं मिलता तो आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। तो हेवन रिवार्ड पॉलिसी जो होता है ये आमतौर पर लड़कियों के अंदर भी होता है, इसी तरह फालसी ऑफ फेयरनेस का जो है वो भी लड़कियों के अंदर ज़्यादा होता है, डिस्टोर्शन। तो जो रिवार्ड सिस्टम है वो किसी भी ज़ात के साथ नहीं मुंसलिक करना चाहिए सिवाय अल्लाह के। और मिसाल के तौर पर एक कैरन लड़का है, वो काम करता है मतलब कि 6 घंटे के बजाय 8 घंटे काम करता है, और उसको उम्मीद है कि उसको
मज़ीद जो है वो बॉस बना दिया जाएगा उसके 8 घंटे काम करने की वजह से। अब क्या हुआ कि कुछ अर्सा काम करने के बाद, हार्ड वर्किंग करने के बाद उसको प्रमोशन नहीं मिली। डेफिनेटली मैम सबिया, कोग्निटिव डिस्टोर्शंस को देखा जाएगा कि क्लाइंट अपने डिस्टोर्शंस को, नेगेटिव थॉट्स को जो एक्सप्लेन कर रहा है, क्या इरेशनल बिलीफ के साथ एक्सप्लेन कर रहा है कि इरेशनल बिलीफ के साथ। जब वो इरेशनल बिलीफ के साथ एक्सप्लेन कर रहा होगा तो हमने देखना है कि वो उसकी जो थॉट्स हैं किस डिस्टोर्शंस के साथ मैच कर रही हैं। पहले हमने उसकी थॉट्स को कैच करना है, राइट करना है, असेस करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इरेशनल के बाद फिर हमने देखना है कि कौन से डिस्टोर्शन में फॉल हो रही है। 3 डिस्टोर्शन में फॉल हो रही है, 4 डिस्टोर्शन में फॉल हो रही है, 2 डिस्टोर्शन में फॉल हो रही है, 5 डिस्टोर्शन में फॉल हो रही है। तो ये चीज़ें देखनी है आपने, या 1 डिस्टोर्शन में फॉल हो रही है। ओके मैम सबिया। कंट्रोल पॉलिसीज, बिलीव आप यकीन रखते हो इस डिस्टोर्शन में कि आपका जो कंट्रोल है वो आपका ही है और आपके अलावा किसी किस्म का इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। जैसे कि कोई इंसान कहते हैं कि मैं मर नहीं सकता, इस पे मेरा कंट्रोल है, तो ये है तो इरेशनल है। लेकिन क्या है कि सॉरी, हाँ इरेशनल है, क्योंकि आज तक के साइंसदान भी मौत पे कंट्रोल नहीं कर पाए। और क्या है कि अगर कोई इंसान कह दे तो ये जो टोटल ऑफ कंट्रोल उसका है, जो ये दिमागी जो कंट्रोल जो डिस्टोर्शन है उसका कंट्रोल पॉलिसी में आता है कि गलत किस्म का उसका वो कंट्रोल बता रहा है। इसमें इंटरनल कंट्रोल भी होता है और एक्सटर्नल कंट्रोल भी होता है। इंटरनल कंट्रोल में होता है कि आप अज्यूम करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों के लिए है, मतलब कि आप अज्यूम करते हो कि ये जो ज़िम्मेदारी है ये मैं क्यों पूरी करूँ, ये अगले की ज़िम्मेदारी है, जबकि वो काम आपकी ज़िम्मेदारी था, लेकिन आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं अगले की ज़िम्मेदारी है। अंदर ही अंदर आपके माइंड में चल रहा होता है। एक्सटर्नल कंट्रोल की बात करें तो अगर आप, जैसे कि मैं सेमिनार वर्कशॉप दे रहा हूँ, कोई लड़की ये कहती है कि मैं सेमिनार वर्कशॉप देना है, तो मैं उससे कहूँगा मोस्ट वेलकम। अगर मैं कहूँगा नहीं आप सेमिनार वर्कशॉप नहीं दे सकती, मैं ही दे सकता हूँ सेमिनार वर्कशॉप, तो ये मेरा एक्सटर्नल कंट्रोल है। और ये एक्सटर्नल कंट्रोल मेरा गलत है, क्योंकि हर एक के राइट्स हैं, क्योंकि मैं हर एक को प्योरिटी देता हूँ कि सब इक्वल हैं, फीमेल्स भी इक्वल हैं, मेल्स भी इक्वल हैं। जिसने भी सेमिनार वर्कशॉप देना है वो दे, कोई खुद से जिसको शौक है टॉपिक को खुद से सिलेक्ट करे या सुजेस्ट करवाए और सजेस्ट करने के बाद सेमिनार वर्कशॉप दे, तो ये दे सकता है। अगर मैं कहूँ नहीं दे सकता, मेरा ही कंट्रोल है सेमिनार वर्कशॉप देना, तो ये एक्सटर्नल कंट्रोल में आ जाएगा और ये मेरा डिस्टोर्शन कंट्रोल पॉलिसी में आएगा। अच्छा, मैं सिनेरियो की तरफ नहीं जाऊँगा, शॉर्ट बात कर रहा हूँ। ग्लोबल लेबलिंग, ग्लोबल लेबलिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप लेबल लगा लेते हो, लेबल को असाइन कर लेते हो। अच्छा मैम, सभी ने एक और क्वेश्चन सामने किया था कि तो ये मोस्टली इरेशनल थॉट्स में ही होगी, कॉग्निटिव डिस्टोर्शन होगी। जी मैम सबिया, जितने भी डिस्टोर्शंस हैं ये इरेशनल में ही फॉल करते हैं। हमने इरेशनल के साथ डिस्टोर्शंस को कैटेगराइज करना है, इरेशनल बिलीव्स को कैटेगराइज करना है कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस को। ग्लोबल लेवलिंग में आपका यकीन बन चुका होता है कि स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक इवेंट्स बन चुका होता है बिहेवियर्स की वजह से। आप कह रहे होते हो कि सारे दुनिया के इंसान ऐसे ही हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि जैसे कि मैंने पहले कहा था, फिर दोबारा एक वही पुरानी मिसाल दोहराऊँगा कि एक लड़की से मुझे धोखा मिलता है तो मैं कहूँगा जितनी भी दुनिया की लड़कियां हैं सारी बेवफा हैं। तो ये ग्लोबल लेबलिंग में आ जाएगा। और आजकल सोशल मीडिया में ये चलता आ रहा है, कभी लड़कियां लड़के को कहते हैं, कभी लड़के लड़कियों को कहते हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे डिस्टोर्शन में शिकार हैं। तो ये ग्लोबल लेबलिंग जो है ये हमारे रोज़मर्रा कामों में सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। काफर यहूदी कहते हैं कि हम तो जन्नती हैं, सारे के सारे जो इंसान हैं हमारे अलावा यहूदी कहते हैं, वो जो यहूदी नहीं है वो दोज़की हैं।
तो वो बगैर किसी एविडेंस के अप ग्लोबल लेबलिंग कर रहे हैं। इसी तरह मुसलमान है वो भी ग्लोबल लेबलिंग कर रहे हैं। मैम तो ये ग्लोबल लेबलिंग जो है आज के दौर में बहुत ज़्यादा, ग्लोबल लेबलिंग डिस्टोर्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अक्सर जो शादीशुदा हजरात हैं उसमें जो फीमेल है वो सोशल मीडिया में ज़्यादा फैलाया जा रहा है कि जो मर्द हजरात है वो बहुत सख्त दिल के होते हैं। पूरे मर्द हजरात को बदनाम किया जा रहा है कि वो अपने वाइफ के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं रहते। इसी तरह औरतों को भी सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो ये ग्लोबल लेबलिंग जो है ना बच्चों की ख़ास तौर पे, ये जो कॉग्निटिव डिस्टोर्शन है बच्चों का बचपन से ही स्टार्ट किया जाता है। ये कॉग्निटिव डिस्टोर्शन बच्चों का बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जब ये ख़त्म होगा, और यहाँ तक कि अल्लाह ने भी कुरान में ग्लोबल लेबलिंग इस्तेमाल की है। किस तरह से? वल असर, कसम है असर के वक़्त की, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, सारे के सारे इंसान खसारे में हैं। साथ ही अल्लाह ताला ने ग्लोबल लेबलिंग ख़त्म कर दी। किस तरह से? इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, मगर वो इंसान खसारे में नहीं है जो ईमान लेके आए हैं। यहूदियों को भी मुंह पे फतवा लगा दिया कि तुम भी खसारे में हो अगर ईमान लेके आते। ईसाइयों को भी फतवा लगा दिया, मजूसियों को भी लगा दिया, दुनिया के हर एक इंसान को फतवा लगा दिया कि अगर तू ईमान नहीं लेके आता तू खसारे में है। ग्लोबल लेबलिंग अल्लाह ताला ने लगा दी सारी दुनिया के इंसानों के लिए। ठीक है, लेकिन उनके लिए ग्लोबल लेबलिंग नहीं लगाई अल्लाह ताला ने जो ईमान लेके आए, इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, और साथ में नेक काम किए। ठीक है, अगर एक औरत नेक काम की दावत देती है या एक मर्द नेक काम की दावत दे रहा है या बीवी है वो नेक काम में शरीक हो रही है, और तो ये जो दावत है ये उसके लिए अल्लाह के यहाँ अजर है। वो अपने हस्बैंड से या किसी से एक्सपेक्ट ना करे कि उसे अजर मिलेगा। ठीक है, तो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिल हक़, और हक़ की बात करें, वतवासौ बिस्सब्र, और यहाँ तक कि सब्र की तबलीग कर दी। इस दुनिया में सब्र करना बहुत मुश्किल है, और सब्र के लिए एक मुकम्मल लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, बल्कि एक मुकम्मल मैंने किताब लिख रहा हूँ, उसमें मैंने लेक्चर डिकोड किया है, मुकम्मल लेक्चर लिखा है सब्र का, जदीद किस्म की जो नफ्सियात है उसको लेकर। तो मॉडर्न साइकोलॉजी के मुताबिक सब्र पे बनाया है। तो सब्र का जो है वो ताल्लुक एंड पे रखा गया है। सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, लेकिन मगर वो जो ईमान लेके आए और जिन्होंने नेक अमल किए और हक सच पे चले और हक सच कहा है और साथ में सब्र किया है, क्योंकि जो इंसान हक सच कहता है ना उस पर ताने लोग तनकीद करते हैं, ताने मारते हैं। तो आप में से शायद मैम सानिया को कोई जानता होगा या फिर मैम मेमूना मुनाफ को कोई जानता होगा। तो वो तो उन्होंने जब साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के बारे में सुना और देखा कि ये तो नॉर्मल लोग हैं, मतलब कि स्टूडेंट टाइप के ही हैं, या फिर ये तो वो चीज़ें बता रहे हैं जो एक स्टूडेंट को हमें जो चीज़ें पता है, तो उन्होंने एज आ ग्लोबल लेबलिंग इस्तेमाल करना शुरू कर दी कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के वालों को तो मैं पता नहीं क्या समझते थे, ये तो ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, खैर मैं उनके ग्रुप में ऑलरेडी था, मैंने अपने उनकी सारी जो बातें हैं अपने ग्रुप में शेयर की थी कि ये देखो कि हमारे बारे में ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो खामोश था, और मैम उस वक़्त अक्सा के नाम से जो है वो भी थी, और लास्ट टाइम वो भी क्विट कर गई थी, क्योंकि मैंने जब कहा था कि सेमिनार और वर्कशॉप में आप लाजमी ज्वाइन करें, जो ज्वाइन नहीं करेगा उनको मैंने निकाल देना है। तो उन्होंने भी सीधी सी तरह मुझे ना इस बात करके ना आईबी में कहा कि अगर आपने वैसे ही साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ख़त्म करनी है तो आप सभी को निकाल दें, धमकी क्या दे रहे हैं। ठीक है, आप ख़त्म ही करना चाहते हो सीधी तरह ख़त्म कर दें। तो उस पर मैं ना बहुत ज़्यादा ना हुआ था, डीमोटिवेट हुआ था और हार्ट ब्रोकन हुआ था। तो मैं अपने आप को संभाला, स्टेबल किया। एक्चुअल में डराना कुछ और होता है, लेकिन क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा था कि दुनिया में कुछ भी जो काम है ना वो इंसान दो चीज़ों की वजह से करता है,
एक डर की वजह से, एक इंटरेस्ट की वजह से। आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप आएंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप नहीं आएंगे। तो आपके इंटरेस्ट ही आपको सेमिनार वर्कशॉप में लेके आता है। अगर मैं आपको निकालने की धमकी देता हूँ, शुरू शुरू में मैंने निकालने की धमकी दी थी, अब मैंने वो बंद कर दी हुई है। तो लोग डरने की वजह से भी आते थे, लेकिन क्या होता था, 10 मिनट स्टे करते थे, 5 मिनट स्टे करते थे और निकल जाते थे। जबकि आपका इंटरेस्ट है तो आप 2 घंटे, 1 घंटे सेमिनार वर्कशॉप में शामिल हैं। तो ये दुनिया में कोई भी इंसान है वो डर की वजह से, जैसे कि एरिस्टोटल मतलब कि अरस्तू ने कहा था कि दुनिया में कोई भी इंसान है डर की वजह से या इंटरेस्ट, दिलचस्पी की वजह से कोई भी काम करेगा। और अल्लाह ताला ने बार बार डरने की भी तबलीग की है कुरान में। तो वो इसलिए दी है कि इंसान अगर डर जाएगा तो वो राह रास्त पे आ जाएगा। और इंसान का इंटरेस्ट भी जगाया है जन्नत का हवाला देकर कि देखो अगर तुम डरते हो तो मैंने तुम्हारे लिए जन्नतें रखी हैं, और जो मुझसे डरता है, मेरी वजह से डरता है, तो उसके लिए मैंने डबल जन्नतें रखी हैं। अल्लाह ताला ये भी कुरान में कहता है। खैर, ट्यूनल विजन्स, ट्यूनल विजन्स जो होता है, सॉरी टनल विजन्स, टनल विजन जो होता है ये आमतौर पर फोकस, इस ये डिस्टोर्शन जो होता है, इसका जो फोकस होता है, इस किस्म के डिस्टोर्शन का जो फोकस होता है आपके नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशंस का होता है। मतलब कि अगर मैं ये चीज़ कर लूँगा तो मुझे मनफी चीज़ें ना देखने को मिलें, ये चीज़ हो रही है मुझसे तो मुझे मनफी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। मतलब कि अगर मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो क्या है कि मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। अब ज़ाहिर सी बात है कि मेहनत की होगी तो उस मेहनत पे यकीन रखे, जो फेल होना या ना होना वो तो अल्लाह ताला जानता है बेहतर। तो लेकिन आप वो एग्ज़ाम देते हुए भी अगर यही यकीन बना रहे हो कि फ़ेल हो सकता हूँ, तो ये टनल विजन्स में आ जाता है और आप पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हो। तो टनल विजन जो है ये भी कोग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है आज के दौर में हर एक इंसान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मुझ में भी होगा, कहीं ना कहीं यहाँ में भी होगा, लेकिन इस पे इसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होगी तो नुकसानदेह होगा। सीबीडी तकनीक, सीबीडी तकनीक के बारे में अब सीबीडी तकनीक की बात करें तो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है, सर मोहम्मद मुआज़ काइंडली आप माइक म्यूट पे लगा दें। मोहम्मद मुआज़ साहब काइंडली माइक म्यूट पे लगा दें। अगर कोई सवाल है आप टाइप कर लें या बोल के बता दें। थैंक यू। ओके, क्विट कर गए। अच्छा, कोग्निटिव बिहेवियरल तकनीक जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कोग्निटिव डिस्ट्रक्टिंग इस्तेमाल होती है। तो इसके अलावा बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद थॉट रिकॉर्ड्स तकनीक भी इस्तेमाल होती है। सोक्रेटिक क्वेश्चंस तकनीक ये भी इस्तेमाल होती है सीबीटी की तकनीक में। इसके अलावा एक्टिव शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग तकनीक ये इस्तेमाल होती है। एक्सपोजर थेरेपी भी इस्तेमाल होती है। मैम सबिया, एक बात करूं, जो ये बात करते हैं ना तो ऐसी उनकी सोच पे लानत है। ख़ास तौर पे जिन्होंने ये जुमला कसा है कि इस्लामी कंसेप्ट साइंस के बेस पर नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने 1000 से ज़्यादा जो आयातें हैं कुरान मजीद में जो बताई हैं वो साइंस से रिलेट है, साइंस से रिलेट है। और आइंस्टाइन को मानती है ना अब, वो भी जो फिजिकल फिजिक्स का जो बानी है, जो न्यू फिजिक्स का बानी है, जिसको आज का भगवान समझते हैं साइंटिस्ट, उसने एक बात की थी। उसने क्या बात की थी? जो लास्ट टाइम मैंने ओवर थिंकिंग या फिर मैंने डिल्यूजन या इल्यूजन्स की जो बात की थी, शिज़ोफ्रेनिया की। डेफिनेटली आपका पॉइंट बहुत अच्छा है मैम सबिया, और इस पे कायम रहना कि इस्लाम से ही साइंस बनी है दुनिया। इसलिए तो आइंस्टाइन ने कहा था
कि रिलीजियस विदाउट साइंस इज लेम एंड साइंस विदाउट रिलीजियस इज ब्लाइंड। मतलब कि जो साइंस है वो इस्लाम रिलीजियस मतलब कि मज़हब के बगैर झूठी है, और जो साइंस है सॉरी जो जो मज़हब है साइंस के बगैर झूठा है, और जो साइंस है वो मज़हब के बगैर अंधी है। आइंस्टाइन ने कहा था, मैं फिर बार रिपीट करता हूँ, मैम सबिया ने जैसे कि बात एंड पे अच्छी की है। आइंस्टाइन ने कहा था रिलीजियस विदाउट साइंस इज लाइम एंड लेम सॉरी विदाउट साइंस लेम एंड साइंस विदाउट रिलीजियस इज ब्लाइंड। मज़हब साइंस के बगैर झूठा है और साइंस मज़हब के बगैर अंधी है। मतलब कि अगर साइकोलॉजी की बात करें जो कि साइंटिफिक की बुनियाद है, साइंटिफिक की एक ब्रांच है साइकोलॉजी, तो मैं ये कहूँगा कि नफ्सियात इस्लाम के बगैर अंधी है और इस्लाम नफ्सियात के बगैर अंधा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने बाकायदा नफ्सियात को लेकर शुरू से ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया का जो आखिरी इंसान है उसका यूनिक पैटर्न ऑफ साइकोलॉजी, यूनिक साइकोलॉजी ऑफ पैटर्न अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत में दे दिया है कि ये आखिरी किताब मैंने दे दी है दुनिया के आखिरी इंसान जो इस दुनिया में पैदा होगा उसकी रहनुमाई के लिए कि वो अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करे, किस तरह से संभाले, इस कुरान पे अमल करके। तो साइंसदानों ने अगर कुरान मजीद को पकड़ा तो वो कुरान को एज अ साइंटिफिक अप्रूव करने के लिए, अगर उलमा कराम ने कुरान को पकड़ा तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाने के लिए, अगर एक नफ्सियाती साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट अगर इस्लाम कुरान को अगर वो पकड़ता है, अगर वो चाहता है कि मैं इसको रिलेट करूं साइकोलॉजी के साथ, तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है साइकोलॉजी के लिए। और यही वजह है कि द इस्लामिक वे ऑफ साइकोलॉजी किताब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिख रहा हूँ, और ये खाली आपको नहीं बात देखने को मिली, ये जो हमने बात की ना, हमने एक सर से बोला, उनसे पूछा कि साइकोलॉजी और इस्लाम का कंसेप्ट आपस में मर्ज किया जा सकता है, तो उन्होंने बोला कि ये कंसेप्ट गलत है क्योंकि साइंस क्योंकि जो इस्लाम है वो साइंस की बेस पे नहीं। और यही बात मुझे एक औरत ने की थी जो एक किस्म का तमाचा मुझे महसूस हुई कि मेरा दिल के खून के आंसू रोने लगे इस्लाम के लिए, और मैंने सोचा कि मैंने किताब लिखनी है जो इस्लाम की साइकोलॉजी इंसान को बताए और जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके साथ कंपेयर करते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी में अगर ये बताया हुआ है तो इस्लाम में भी इस तरह से बताया हुआ है। तो यही वजह है कि मैं जब लेक्चर दे रहा होता हूँ तो इस्लाम का कहीं ना कहीं हवाला दे रहा होता हूँ कि देखो ये चीज़ तो अब बताई गई है, तो इस्लाम में तो काफ़ी ऑलरेडी पहले है ये चीज़ें। ओके, तो सीबीटी की तकनीक की बात कर रहे थे हम। तो सीबीटी की तकनीक में एक्टिविटी शेड्यूलिंग और प्लानिंग तकनीक है, एक्सपोजर थेरेपी तकनीक है, बिहेवियरल एक्टिविज्म तकनीक है, माइंडफुलनेस बेस्ड कोग्निटिव थेरेपी या माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी जो है वो तकनीक है। अभी ये डिटेल पे नहीं इन पे डिस्कस करूँगा, ये आप निकाल के देख लेना चैट जीपीटी या फिर आप मेटा या इसे ना आप सर्च कर लेना, जैसे कि रिस्ट्रक्टिव तकनीक जो है कोग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग तकनीक है, तो आप इसको आप इस तरह से हमने सर्च करना है कि ड्यूरिंग सीबीटी थेरेपी हाउ व्हाट इज़ बेसिक स्टेप्स ऑफ कोग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग तकनीक, तो वो आपको बता देगा चैट जीपीटी और यहाँ पे मेटा एआई। तो इस क्योंकि ये बहुत इन पे लंबे चौड़े लेक्चर दिए जा सकते हैं तकनीक, अगर एक तकनीक को मैं पकड़ूँ तो
उसके बाद कोग्निटिव डिफ्यूजन तकनीक है, थॉट स्टॉपिंग तकनीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तकनीक है, कोग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग तकनीक है, कोग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग ऑफ कोर बिलीफ्स की तकनीक है, असर्टिव ट्रेनिंग तकनीक है। तो ये लंबी चौड़ी तकनीक्स है, इन पर मैं जिक्र डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने मिसाल के तौर पर सीबीटी की एक तकनीक पकड़ ली है, वो है कोग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग तकनीक, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इरेशनल थॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब कि नेगेटिव थॉट्स से मुराद है, ये समझ लो कि इरेशनल थॉट। अब ये जो थॉट है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि ये स्पेसिफिक नेगेटिव है और इरेशनल जो थॉट है ये किस वजह से डिस्ट्रेस का बायस बन रही है। सिनेरियो जो है वो हम देखेंगे कि जैन, जैसे कि एक सिनेरियो मैंने इसमें बताया कि जो जैन है वो फील करता है डर, क्योंकि वो उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो होने वाली जो प्रेजेंटेशन है उस वजह से वो अपने माइंड में अपने अंदर डर महसूस कर रहा है, और ये जो चीज़ है उसके अंदर ख़ुद को दूसरों के लिए वो खौफज़दा कर सकता है अपने आप को। तो उसकी नेगेटिव जो थॉट्स है, जैसे कि उसने प्रेजेंटेशन देनी है और उसके माइंड में ये जो डर फील कर रहा है प्रेजेंटेशंस का लेकर, तो ये उसकी नेगेटिव थॉट्स हैं। अच्छा, डर हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन डर क्या जायज़ जगह पे है या नाजायज़ जगह पे, ये भी देखना बनता है। अब प्रेजेंटेशन देनी है, अब प्रेजेंटेशन देना क्या गुनाह है? क्या प्रेजेंटेशन पे डिस्कस करना गुनाह है? तो इंसान अपने आप को कॉन्फिडेंस दे कि यार प्रेजेंटेशन देनी है, जिसने भी देनी है, अल्लाह ताला ही ज़हन खोलने वाला है, अल्लाह ताला ही शरा सदर खोलने वाला है, अल्लाह ताला ही दिमाग और जो ज़ुबान है इसकी गिरा को खोलने वाला है। क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक? तो ये इंसान अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाए। उसके बाद है कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को देखे कि कौन सा कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस इसके अंदर आ रहा है, और ये जो कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस है ये कैटास्ट्रोफिक है डिस्टॉर्शंस। मतलब कि कोग्निटिव डिस्टॉर्शन में देखेंगे कौन से कोग्निटिव डिस्टॉर्शन शामिल हो सकते हैं नेगेटिव थॉट्स या इरेशनल थॉट्स के साथ जो कोग्निटिव डिस्ट्रक्टिंग के दौरान। उसके बाद आप एविडेंस निकालें कि ये जो थॉट्स हैं ये किस, इनके ख़िलाफ़ कौन सी एविडेंस हम बना सकते हैं जिससे जो है ना वो बहुत अच्छा महसूस कर सकता है क्लाइंट। उसके बाद है जनरेट अल्टरनेट बैलेंस थॉट, मतलब कि आप अल्टरनेट थॉट्स भी बना सकते हैं। मतलब कि प्रेजेंटेशन देने जा रहा है, उसको खौफ आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार प्रेजेंटेशन में क्या क्या तुमने याद किया? वो बताएगा मैंने ये याद किया, ये याद किया, ये याद किया। तो मैं कहूँगा यार बहुत अच्छा याद किया, टेंशन ना ले, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। प्रेजेंटेशन तूने देनी है, कौन सा तूने उसके नाम है हवाई जहाज चलाना है, जरा तू डायरेक्ट हवाई जहाज से पा के तू कहन के हवाई जहाज चला। तो ये जो है वो पॉजिटिव चीज़ें इंसान खुद देता है दूसरों को और ख़ुद पैदा करता है। सीबीटी थेरेपी के दौरान हम इसी तरह लीड करेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ न्यू थॉट, मतलब न्यू चीज़ें भी दाखिल करेंगे, न्यू उसके दिमाग में थॉट ख्यालात दाखिल करेंगे। और उसके बाद बिहेवियल एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रही है रियल लाइफ में न्यू थॉट को दाखिल करते हैं। रिफ्लेक्ट एंड रेनफोर्समेंट देखेंगे कोग्निटिव डिस्ट्रक्टिंग के दौरान कि अगर क्लाइंट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, रेनफोर्स कर रहा है अपने आप को और एक्यूरेसी दिखा रहा है अपनी इफेक्टिवनेस के न्यू थॉट्स के साथ या अपने थॉट्स में मॉडिफिकेशंस के साथ, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मिसाल के तौर पर मैंने एक सिचुएशन दिखाई है वर्क परफॉर्मेंस को लेकर। जैसे कि एलेक्स है, वो एम्प्लॉय है और वो उसका यकीन बन चुका है कि उससे कोई ना कोई गलती हो सकती है, और जिसकी वजह से बॉस जो है वो इसे कह सकता है कि तू है ही नकारा या नामुकम्मल इंसान एक गलती की वजह से। तो ये एलेक्स का जो एक लड़का है उसका एक बिलीव बन चुका हुआ है। अब इसका ये जो बिलीफ है, डिस्टॉर्शन जो है कि मेरी कि एक गलती पर बॉस मुझे डरा धमका सकता है तो या नकारा कह सकता है, तो ये जो बिलीफ है ये इरेशनल बिलीफ जो बन चुका हुआ है उसके माइंड में, ये ऑल और नथिंग में है। डिस्टॉर्शन जो है ऑल और नथिंग डिस्टॉर्शन में है, क्योंकि जो मिस्टेक है वो कोई भी कर सकता है, और ये जो मिस्टेक अगर होती है तो बॉस उसे इनकम्प्लीट अगर कहता भी है तो ये थॉट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया और मैं कहूँगा ये ऑल और नथिंग थॉट है। एविडेंस क्या है कि
एविडेंस ये है कि एलेक्स जो है वो कहता है कि मिस्टेक हो सकती है उससे जैसे कि लास्ट टाइम उसके प्रोजेक्ट में मिस्टेक हुई थी, एलेक्स बता रहे हैं, और वो उसके बॉस ने उसे क्रिटिसाइज़ किया था, उसने ये एविडेंस भी बना लिया है, इस वजह से होगा। अब अ, ये एविडेंस हो गया, एलेक्स ने बताया। अब मैं अगेंस्ट जो है ना वो उसके बॉस से कम्प्लीमेंट लूँगा कि उसके उसके बॉस ने क्या कम्प्लीमेंट दिए थे एलेक्स को कि नहीं दिए थे। मैं उससे सवाल करूँगा एलेक्स से, कहेगा हाँ मुझे कम्प्लीमेंट दिए थे बॉस ने, मल्टीपल टाइम्स दिए थे। तो ये जो है मैं उससे बताऊँगा, क्लाइंट को भी बताऊँगा कि उसको मल्टीपल टाइम जो है ना वो मिले थे कम्प्लीमेंट। तो उनको भी आप देखो, अगर वो लास्ट टाइम अगर बॉस ने प्रोजेक्ट की वजह से क्रिटिसाइज़ किया था। अल्टरनेट थॉट्स पैदा करूँगा एलेक्स के अंदर, इस तरह से कि वो जितनी भी गलतियाँ होती हैं वो इंसान खुद से नहीं करता, और जो हर एक इंसान जो वो नामुकम्मल है और हर कोई मिस्टेक कर सकता है। अपने परफॉर्मेंस को देखो, अपनी हिस्ट्री को देखो, ये सारी चीज़ें एवेल्यूएट। अब मैं जो है वो उसके अंदर ये चीज़ें दाखिल करूँगा कि वो कम फील करे स्ट्रेस और मोटिवेट हो अपने टास्क को लेकर, अपने बैलेंस व्यू को देखकर। बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स को देखूंगा कि एलिस के माइनर एरर तो नहीं शो हो रहे, नोटिस तो नहीं शो रहा, बॉस रिस्पॉन्ड तो नहीं शो रहा, क्लेमली फर्दर वैलिडेटिंग न्यू थॉट्स नहीं शो कर रहा। रिफ्लेक्ट एंड एनफोर्समेंट एलेक्स की देखूंगा कि एलेक्स के इल्म में इजाफा हो रहा है, वो अपनी मिस्टेक्स को सुधार रहा है कि नहीं सुधार रहा, अपने आप को कम्प्लीमेंट दे रहा है, कम्पिटेंस कर रहा है अपने आप को। तो ये सोशल सिचुएशंस में भी यही एग्जांपल फिट होती है। अच्छा, लास्ट में आ जाते हैं हम। जो सीबीटी है मोस्टली जो डिसऑर्डर्स DSM-5 TR के अकॉर्डिंग जो डिसऑर्डर में इस्तेमाल होती है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इस्तेमाल होती है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, उसके अलावा मूड डिसऑर्डर्स में, बहुत से डिसऑर्डर मैंने जिक्र किए हैं एंड पे ये PDF फाइल के अंदर, तो आप इनको रीड कर लेना। मैम सबिया, जो नेगेटिव क्लाइंट जो है नेगेटिव थॉट्स से रिलेटेड जो अज्यूम करता है ना, वो आम तौर पर अज्यूम करना से मुराद ये है कि वो एविडेंस इस तरह से बनाएगा, जैसे कि मैं कहूँ कि मैम सबिया आप जो हैं वो बहुत अच्छे सवाल करती हैं, लेकिन ये है कि आप टॉपिक से रेलिवेंट सवाल नहीं करती। जैसे कि मैंने आपसे एक बात की है, अच्छा ये मेरा बात करना किया है कि मेरा टॉपिक से रेलिवेंट सवाल ना करना। आप अपनी फ्रेंड से डिस्कस करेंगी कि मैं सेमिनार वर्कशॉप के दौरान सर ने जो सर हैं जो सेमिनार वर्कशॉप दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सवाल तो आप बहुत अच्छे ही करती हैं लेकिन टॉपिक तो रेलिवेंट नहीं करती। अब ये आपने अपने माइंड में बैठा लिया और आप सोचने लग गई हैं कि क्या सर ने पहले भी तारीफ मैं, अब वो जो आपकी फीमेल फ्रेंड है वो आपसे सवाल पूछती है कि आपकी फ्रेंड ने क्या सर ने कोई तारीफ़ वगैरह भी की है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर ने तारीफ़ की है, क्योंकि लास्ट टाइम जो था वो इस तरह से तारीफ़ की थी। लेकिन क्या था कि उससे पहले सर ने ना इस तरह से मुझे क्रिटिसाइज़ किया था, और वो भी सेमिनार वर्कशॉप के दौरान। आप वो एविडेंस पेश करेंगे, आप वो एविडेंस पेश करेंगे, अपनी नेगेटिव थॉट्स का एविडेंस पेश करेंगे कि मैंने अगर आपको डांटा है, तो डांटने के पीछे आप कहेंगी कि वो जब दो दो पहले सेमिनार वर्कशॉप गुजरे थे उसमें भी सर ने मुझे डांटा था, और इस सेमिनार वर्कशॉप में सर ने डांटा नहीं है लेकिन ये वाली बात की थी। तो मुझे ख्याल आता है कि आगे जो सेमिनार वर्कशॉप होंगे उसमें सर डांटेंगे। तो आप अपनी नेगेटिव थॉट्स का इस तरह से डिफेंस कर रहे होते हैं। मैम से भैया आप अंडरस्टैंड कर गई हैं इस वाले से? ओके, तो सेमिनार वर्कशॉप आज का मुकम्मल हुआ, इनोवेटिव अप्रोच कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का। तो आप हजरात मतलब कि 4 रह गए हैं सेमिनार वर्कशॉप में, मैम गुलशन और मैम जैनब और मैम सबिया और मैम सर मोहम्मद अयाज साहब। तो आपका कोई क्वेश्चन है टॉपिक टू रेलिवेंट आप पूछ सकते हैं, यहाँ कोई केस है डिस्कस कर सकते हैं, या फिर
मज़ीद जो इसमें कमी पेशी रह गई है वो मज़ीद आप इसमें डाल सकते हैं। आप में से किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? आई थिंक किसी का नहीं होगा। ओके ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।